अर्जुन के सामने कोई और नहीं प्रिया खड़ी थी। प्रिया इस समय ब्लू रंग के लहंगे में मेकअप में बला की खूबसूरत लग रही थी। गले में डायमंड की ज्वेलरी, हाथों में भरी भरी चूड़ी, बालों का जुड़ा बनाए बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर उसके चेहरे पर एक गुस्सा था। अर्जुन जैसे ही प्रिया को देखता है वह पहले तो अचानक झटक के दूर हो जाता है, पर जैसे ही वह प्रिया को देखता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जैसे ही वह उसके पास आने लगता है वैसे ही प्रिया बोलती है, रुको, वहीं छूना मत मुझे। अर्जुन, मेरा बेबी, मेरी बात तो सुनो। तभी प्रिया, अच्छा बेबी, अभी तो तुम किसी और के साथ बैड परफॉर्मेंस करना चाहते थे। उसके साथ तो फ्लर्ट कर रहे थे, उसके साथ 5 मिनट में न जाने क्या क्या करना चाहते थे, और अब तुम्हें मुझे देखकर बेबी बाबू याद आ रहा है। ये बोल वह वहां से तकिया उठाती है और खींचकर अर्जुन को दे मारती है। अर्जुन, अरे प्रिया, मेरी बात तो सुनो। प्रिया बोलती है, मैं तुम्हारी बात सुनूं? तुमने सुनने लायक कुछ रहने दिया है? प्रिया जाकर अर्जुन के बाल खींच लेती है और उसके बाल बिगड़ते हुए उसे बेड पर धक्का देकर उसे न जाने कितना घुसा मारती है। जब प्रिया थककर चूर हो जाती है तो वह बैठ जाती है। तभी अर्जुन हाँफते हुए प्रिया के पास बैठ उसे जोर से अपने गले से लगा लेता है। प्रिया भी उसके गले से लग जाती है। तभी अर्जुन बोलता है, पता है मैं कितना डर गया था, क्योंकि मेरा बाप एक नंबर का जिद्दी है, यदि वह कोई फैसला ले लेता है तो वह उसे पूरा करके ही मानता है। फिर प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करने वाला था। मैंने बस सोचा अगर मेरे बाप ने किसी लड़की को चुना है तो जरूर अच्छे संस्कारी भली लड़की होगी। तो मैं उसके साथ ऐसा घिनौना हरकत करूंगा तो वह तुरंत सगाई तोड़ दूंगी। क्योंकि मेरे बाप ने तो मेरी कसम खा रखी थी किसी और से सगाई करने की। अर्जुन की ऐसी बातें सुन प्रिया को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि सच में अर्जुन उसके साथ कुछ करने वाला है। पर उसके आंखों की सच्चाई उसे सब कुछ बयां कर रही थी। वह उसके गले लग जाती है। तभी अर्जुन उससे दूर होता है और फिर अचानक कुछ सोचते हुए, 1 मिनट, क्या मुझे सभी ने बेवकूफ बनाया? प्रिया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तभी अर्जुन उसे गुस्से में देखते हुए, इसका मतलब तुम भी इन सब में शामिल थी? प्रिया ना में सिर हिलाते हुए बोलती है, नहीं, कुछ समय पहले तो मुझे भी नहीं पता था, पर इतना पता था कि तुम शादी सिर्फ मुझसे करोगे। हो सकता है घर वाले बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हो, पर तुम्हें पता है मजबूरी में ही सही, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम सच में अपने घर वालों के बताए हुए लड़की से सगाई करने जा रहे हो, मेरा खून खौल उठता है और मैं तुम्हारे खून की प्यासी हो गई थी। अगर तुम सच में यहाँ किसी और लड़की से सगाई आज करते तो मैं तुम्हारा मर्डर तो जरूर करती और साथ में खुद को भी मार लेती है। ये सुनते ही अर्जुन उसके गालों को चूमते हुए बोलता है, अरे मेरी जान, तुम कब से इतना मार काट के बारे में सोचने लगी? लगता है मेरा असर हो रहा है, ये कह उसके नाक को खींच लेता है। प्रिया भावुक होकर, पता है मैं जैसे ही यहाँ पर आई और दादी से मिली तभी दादी ने मुझे कमरे में लाकर सब कुछ बताया। तुम्हें पता है अर्जुन, मैं बहुत खुश हूँ, सच बताओ तुम्हारी सारी फैमिली बहुत अच्छी है। आज मुझे फील हो रहा है कि फैमिली क्या होती है, और मुझे इतनी बड़ी फैमिली बिना किसी झिझक के अपना रही है। तुम्हें पता है विभा आंटी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तभी से वह मुझे तुम्हारी बहू बनाना चाहती थी। अर्जुन उसे देखने लगता है तो प्रिया उसे उस दिन की बात बताती है जब वह और आन्या मॉल में गए थे और दादी को अचानक सफोकेशन से बेहोश हो गई थी। तब प्रिया और आन्या ने उनकी हेल्प की थी। ये बात जैसे ही वह अर्जुन को बताती है, अर्जुन को अपनी मां पर गर्व होता है और अपनी किस्मत पर। वह प्रिया का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, मैं बहुत खुश हूं प्रिया, मैं बस जल्द से जल्द तुम्हें अपने पास चाहता हूं। ये बोल वह उसके माथे को चूम लेता है। और आन्या जो दरवाजे के पास खड़ी उन दोनों को बुलाने के लिए आई थी, उन दोनों के बीच की ऐसी प्यार और अंडरस्टैंडिंग देख वहीं पर खड़ी होकर उन दोनों को देखने लगती है। तभी उसे अपने और आदित्य के बीच के झगड़े, बीच की नासमझी याद आती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या उन दोनों के बीच में भी इतनी समझदारी है। हाँ, समझदारी है, आदित्य समझदार है और वह बेवकूफी कर जाती है। पर सिचुएशन ने ऐसा खेल उसके साथ खेला था कि वह चाह कर भी आदित्य को माफ नहीं कर पा रही थी। पर उसका दिल ये भी कह रहा था कि आखिर आदित्य की गलती थी कहाँ। उसने नहीं कहा था कि वह कमीना इंसान उसके साथ कुछ गलत करे। उसने नहीं कहा था कि उसे कोई किडनैप करे। उसने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी आन्या अपने दिल पर हाथ रखते हुए, क्या मैं एक सच में पत्नी का फर्ज निभा रही हूँ? ये सोच उसके दिल में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। और अर्जुन और प्रिया से थोड़ी सी जलन। और फिर अपने दोस्त के लिए मुस्कुराते हुए अपने गम को अंदर रखते हुए बोलती है, अब आप दोनों यहाँ पर अपने हनीमून ट्रिप प्लान करें, उससे पहले आप दोनों पहले सगाई कर ले, क्योंकि बाहर सभी इंतजार कर रहे हैं। आए सभी उस दिशा में देखते हैं तो वहां पर आन्या खड़ी थी। आन्या को देख अर्जुन की आंखें छोटी हो जाती है, फिर वह उठकर खड़ा होता है और बड़ी अदा के साथ प्रिया का हाथ पकड़ता है। प्रिया उसके हाथों में हाथ डाल देती है। तभी प्रिया उसके बालों को ठीक करती है। उसके बाद दोनों नीचे चले आते हैं। आन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं नीचे सीढ़ियों से उतरते ही चारों तरफ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और पूरी फ्लैशलाइट अर्जुन और प्रिया पर जलने लगती है।
उन दोनों को देख सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही थी। विभा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटे को इसी दिन के लिए तो इंतजार कर रही थी कब उनका बेटा शादी करे। आज अपने बेटे को जिंदगी में आगे बढ़ते देख उनके दिल में एक सुकून सा छा जाता है। तभी वह सभी नीचे आते हैं। उसके बाद वह उस जगह पर जाते हैं जहां पर एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था। वो दोनों ऊपर चढ़ी रहे थे। तभी प्रिया का बैलेंस बिगड़ता है। अर्जुन हाथ पकड़ पता तभी पीछे से पीयूष उसे सहारा देता है। पीयूष उसका हाथ पकड़ उसे ऊपर करता है। ये देख अर्जुन उसे घूरने लगता है। तो पीयूष बोलता है, मैं इस पगली की दोस्त के साथ साथ उसका भाई भी हूँ। यह इस दुनिया में यदि किसी को पहले भाई मनी है तो वह मैं हूँ। ये सुनते ही अर्जुन का मुंह बन जाता है। तभी पीयूष अर्जुन के कान के पास जाते हुए बोलता है, तो सोचिए जब यह मुझे इतना मानती है और इसे ये पता चले कि मुझे धोबिया कुत्तों घाट की तरफ पीटने वाले इंसान वह आप थे, तो सोचिए क्या करेगी मेरी बहन आपके साथ। ये सुनते ही अर्जुन हक्का बक्का होकर उसे देखने लगता है। फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए, मैं किसी से डरता नहीं। तभी पीयूष मजाक उड़ाते हुए, पर अफसोस हर किसी की तरह आपको भी अपनी बीवी से डरना ही पड़ेगा। ये बोल वह पीछे हो जाता है। अर्जुन बस उसे घूरते रह जाता है। पृथ्वी जी अर्जुन को टोकते हुए, अब इसी तरह खड़े रहोगे या फिर रश्म भी पूरी करोगे, या फिर लड़की नहीं पसंद तो किसी और से शादी करवाओ। ये सुनते ही अर्जुन खुन्नस से अपनी माँ को देखता है तो उसकी माँ अपनी आंखों से इशारा करती है। उसके बाद आन्या जाकर अर्जुन को अंगूठी देती है पहनाने के लिए। तभी वह एक और अंगूठी प्रिया को देने ही वाली थी। पीछे से पीयूष बोलता है, आन्या मैं हूं अपनी बहन के लिए उसका भाई, इतना तो कर ही सकता है। ये सुनते ही प्रिया की आंखें नम हो जाती है। ये सच था, पीयूष हमेशा उसके साथ खड़ा था। जब से वह उसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी, वह आन्या और प्रिया दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और आज तो उसने एक भाई होने का फर्ज भी निभाया। पीयूष ने काफी खूबसूरत और महंगी डायमंड रिंग लाई थी। अंगूठी प्रिया अर्जुन को पहनती है। अर्जुन प्रिया को, तालियां की गूंज वहां पर गुंज जाती है। आदित्य वहां खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। तभी वीर उसके पास जाकर बोलता है, अब तुम्हारा गुस्सैल लक्ष्मण शादी कर रहा है। आदित्य मुस्कुरा देता है। अर्जुन की यही तो जिद थी, जब तक आदित्य शादी नहीं करेगा तब तक वह भी नहीं करेगा। शायद एक वजह ये भी थी कि विभा थोड़ा आदित्य से चिड़ी रहती थी, क्योंकि अर्जुन हर चीज आदित्य के बाद करना चाहता था। आदित्य को अर्जुन को इस तरह देखते देख आन्या की नजर आदित्य पर जाती है। आदित्य इस समय उन्हें दोनों को देख रहा था। आन्या आदित्य को देखती है जिसमें भूरे रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी रावी और मोहन दोनों ही वहां पर खड़े होकर सभी को थोड़े शांत रहने के लिए बोलते हैं। अटेंशन प्लीज। सभी उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं तो रावी बोलती है, अभी हमारे चिलगोजे भाई की आज एंगेजमेंट है, भला किसी धूम धड़ाके के बिना हो ये तो मजा नहीं आएगा। अपने लिए चिलगोजा शब्द सुन अर्जुन खिसियाते हुए, बंदरिया तू पहले जल्दी से बच्चे को बाहर निकाल, उसके बाद तुझे बताता हूं कि चिलगोजा कैसे अपना वार करता है। ये बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। तभी उन सभी ने हाल के एक साइड हाल में वहां पर डांस परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाई थी। तभी रावी बोलती है, हम पहले डांस अपने इस खूबसूरत से जोड़ी यानी कि अर्जुन और प्रिया को एक कपल डांस करना होगा। प्रिया मुस्कुरा देती है। तभी रावी सॉन्ग चलाने ही जाती है कि रावी के फोन पर एक मैसेज आता है। रावी जब वह मैसेज पढ़ती है तो आदित्य की तरफ देखने लगती है। आदित्य उसे कुछ इशारा करता है तो रावी फिर से सभी को रोकते हैं। अर्जुन और प्रिया जो वहां पर जाने वाली है तो वह रुक जाते हैं। तभी रावी बोलती है, समय काफी हो रहा है और हर बड़े को यानी कि हमारे बुजुर्ग बड़े को आराम भी करना है, तो हम लोग यदि अकेले अकेले परफॉर्मेंस देंगे तो काफी समय हो जाएगा। मौसम है, दस्तूर है, तो क्यों ना सभी अपने अपने पार्टनर के साथ एक साथ परफॉर्मेंस करें। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। तभी रावी सॉन्ग चलती है। सभी बड़े आराम से हाल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। सॉन्ग चलती है। अर्जुन प्रिया का हाथ पकड़ स्टेज पर ले जाता है और वीर कीर्ति का हाथ पकड़ लेता है और उसे स्टेज पर लेकर जाता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। सॉन्ग के अकॉर्डिंग काफी खूबसूरती से अर्जुन प्रिया का हाथ पकड़ डांस करने लगता है, तो वही वीर भी कीर्ति का हाथ पकड़ डांस करने लगता है। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है, नहीं दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। सभी गाने को और डांस को एंजॉय करने लगते हैं। तभी आदित्य गाने के लिरिक्स पर गाते हुए आता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। आदित्य आकर सामने आन्या के पास खड़ा हो जाता है। सभी आदित्य को देखने लगते हैं क्योंकि कभी भी आदित्य नाचना गाना कभी भी नहीं किया था। वह आन्या के आगे हाथ करता है तो आन्या एक बार चारों तरफ देखती है जो लोग उसी को देख रहे थे। वह आदित्य के हाथों में अपना हाथ धीरे से रख देती है। तभी आदित्य उसे खींचते हुए स्टेज पर ले जाकर उसे मूव करते हुए उसे अपने पास खींचकर गाने के लिरिक्स पर गाता है। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। आन्या आदित्य को देखने लगती है तो वही प्रिया रुककर अर्जुन को हाथ से रुकने को बोलती है और वह एक साइड हो जाती है।
वही वीर भी कीर्ति को लेकर एक साइड हो जाता है, क्योंकि उन सबको इतना तो समझ में आ गया था कि आदित्य गाने के जरिए अपने दर्द, प्यार, इजहार हर चीज बयां करना चाहता है। तभी आदित्य कहता है, तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा ना था यूं मीलों दूर होगा साया। ये बोलते हुए वह आन्या को पीछे से अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसके खुली कमर में अपने हाथ डाल उसे अपने पास खींचकर उसके कंधे पर अपनी चिन को रख दोनों अपने डांस को मूव कर रहे थे और आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। आन्या के आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। इस लिरिक्स पर आदित्य उसके अजन्मे बच्चे का वह सीन याद आता है जब डॉक्टर ने बताया था कि आन्या प्रेग्नेंट थी। आदित्य ही जानता था कि वह उसके लिए वह खुशी क्या थी। वह अपने हाथ आन्या के पेट पर कस देता है जैसे उसे अजन्मे बच्चे के वजूद को ढूंढना चाहता हो। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। आदित्य अपने होश में आन्या को 2 बार मूव करते हुए अपने सामने कर उसके आंखों में देख वह डांस करने लगता है। आन्या बखूबी आदित्य को समझने की कोशिश कर रही थी। वही पृथ्वी जाकर आलोक के पास जाकर उसे बोलते हैं, देख रहे हो ना आलोक, कहते हो ना मेरे बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए। पर क्या तुम्हें उसका प्यार नहीं दिखता है आन्या के प्रति, वह प्यार जो कभी हमने किया था। ये सुनते ही आलोक पृथ्वी को देखने लगते हैं। तभी आदित्य आन्या को अपने पास खींच लिरिक्स गाता है, तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अंजना, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। उसके गालों पर हाथ रख उसे अपने पास खींच उसके माथे को चूम लेता है। आन्या अपनी आंखें मूंद लेती है। तभी आदित्य उसे वैसे ही फोल्ड कर उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच फिर से उसे जकड़ते हुए गाने के लिरिक्स गाता है। इस समय आन्या की पीठ आदित्य के सीने से लगी थी। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल है तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प कह रही है मिट जाए फासले, तेरे मेरे दरमिया है जो सारे, एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। सनाया जो उन दोनों को देख रही थी, आज उसे आदित्य की तड़प दिख रही थी आन्या के प्रति। उसे आज महसूस हुआ कि प्यार क्या होती है और जरूरतें क्या होती है। सच में आदित्य आन्या से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बस वह उस प्यार को उस तरह से दिखा नहीं पाता था। ज्यादा दिखने की कोशिश में वह सामने वाले को हट कर देता था। पर आज वह अपने दिल की तकलीफ आन्या के सामने रख रहा था। उसके आंखों में नमी आ जाती है। तभी पीयूष उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सनाया एक नजर पीयूष को देखते हुए फिर अपनी आंसू पोंछ लेती है। आदित्य आन्या मूव कर उसके आंखों में देखते हुए, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। अब आन्या से बर्दाश्त नहीं होता है। वह आज आदित्य को गाने के तरीके से वह उसके दर्द को अपने सीने में महसूस कर रही थी और वह तुरंत आदित्य से दूर होकर अपने कमरे की तरह भाग जाती है। आदित्य वहां अकेला ही खड़ा रह जाता है और आन्या को जाते हुए देखता रहता है। वीर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वही घर के सभी लोग आदित्य और आन्या को अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि भले ही वह बच्चों के मामले में कुछ बोल नहीं रहे थे, पर उन दोनों की एक दूसरे के प्रति बेरुखी, प्यार, नाराजगी सब सबको दिख रही थी। जब से उन दोनों के बीच वह हादसा हुआ था तब से उन दोनों के बीच एक दूरी खींच गई थी। सारे फंक्शन खत्म हो चुके थे। सभी को वहां पर पीयूष और निम्मी दोनों ज्यादा दूर के नहीं थे। वह दोनों निकल जाते हैं तो वही रावी और मोहन भी जाने से पहले आदित्य के पास आते हैं। रावी, आदित्य मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य रावी की तरफ देखने लगता है, शायद रावी के भावों को समझ जाता है और वह बोलता है, मैं तुझसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ। रावी हाँ में सिर हिला मोहन के साथ चली जाती है, क्योंकि रावी का घर आदित्य के 2-4 घर छोड़कर बगल में ही था। वही आलोक की सारी फैमिली वहां पर रुक जाती है। वही राघवेंद्र केडी को भी जाने से मना कर देता है। जानवी भी शिवी के कमरे में चली जाती है जहां पर आशिमा और सनाया रुकी हुई थी। जानवी आशिमा के पास जाती है जो कपड़े चेंज कर गहने रिमूव कर रही थी। तभी जानवी उसके पास आते हुए मुस्कुराकर बोली, खेलो भाभी। भाभी शब्द सुन आशिमा थोड़ी हड़बड़ा सी जाती है और वह जानवी को देखने लगती है। तभी जानवी आशिमा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, आप मेरी भाभी हो क्योंकि आप मुझे नहीं जानती और मुझे भी कल ही पता चला है कि भाई ने शादी कर ली। मैं भाई से बहुत नाराज थी, आखिर में इकलौती बहन थी, पर उनको मुझे तो बुलाना चाहिए था और मैं तो भाई से बात भी नहीं कर रही थी। पर जब मैं आपको यहाँ पर देखा और मुझे पापा ने बताया कि आप मेरी भाभी हो, पता है आपको, जब मैंने आपको देखा तो मेरी सारी नाराजगी खत्म हो गई। फिर जानवी आशिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, आप तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि भाई क्या अगर मैं लड़का होती तो आपको तुरंत उठाकर भागकर शादी कर लेती। जानवी ने यह बात मजाक में कही थी, पर आशिमा को वह दिन याद आ जाते हैं जब अधीरा ने उसे फोन कर बुलाया था शादी के एक दिन पहले। आए फ्लैशबैक।
अधीरा जब आशिमा को कॉल कर रहा था तो आशिमा उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अधीरा से बात करने की और वह लास्ट वक्त पर पिघलना नहीं चाहती थी। पर जब आशिमा ने उसे कॉल को नहीं रिसीव किया तो अधीरा ने उसके फोन पर मैसेज किया। वह मैसेज देखना तो नहीं चाहती थी पर दिल बार बार कह रहा था उसे देखने के लिए। जब आशिमा को नहीं रहा जाता तो वो मैसेज खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखती है उस मैसेज के साथ साथ उसमें कई तस्वीरें थी जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि आशिमा और अधीरा कितनी ज्यादा क्लोज है। यानी कि काफी इंटीमेट फोटो थी जिसमें आशिमा कंबल से तो ढकी थी पर उसके खुले कंधे दिख रहे थे। पर अधीरा ऊपर से पूरा शर्टलेस उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। और ऐसी तस्वीर में देखकर साफ समझ जा सकता था कि दोनों बेहद करीब आए हुए हैं। फोटो को देख आशिमा का गुस्सा बढ़ जाता है और दिल में दर्द समुद्र से भी गहरा हो जाता है। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह एक गुंडे से प्यार ही क्यों की। उसके पापा सही कहते थे उसे सिर्फ ब्लैकमेल करना आता था और कुछ नहीं। मैसेज पे साफ साफ लिखा था यदि वह नहीं आएगी जहां वह बुला रहा है तो फिर वह उसकी फोटो को उसके बड़ी माँ को दिखाएगी या फिर उसके होने वाले पति को या उसके बाप को। आशिमा को ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। वह अधीरा से मिलने के लिए उस रात निकल जाती है। वह गेट से बाहर निकलती है तो उसके लिए एक गाड़ी खड़ा था। वह उस गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाती है। वह गाड़ी जाकर एक शिव मंदिर के पास रुकती है। आशिमा अपने ऊपर कदम बाहर निकालती है। उसने अभी भी मेहंदी वाले कपड़े पहने हुए थे। वह जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है अधीरा एक कार से टिकर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। वह गाड़ी का ड्राइवर आशिमा को उतार वहां से निकल जाता है। अप्रिमा अधीरा को देख ऊपर से सिगरेट पीते देख वह गुस्से में तिल मिलाकर अधीरा के पास जाती है और उसके गाल पर बिना किसी वार्निंग के 2 थप्पड़ जड़ देती है। अधीरा अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है पर वह कुछ बोलना नहीं चाहती थी। तभी आशिमा उसके कालर को पकड़ अपने पास खींचते हुए आखिर दिखा दिया ना तुमने अपनी घटिया हरकत। मुझे नहीं पता था तुम मेरे प्यार का इस तरह से फायदा उठाओगे। अरे प्यार किया था कोई गुनाह नहीं तो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो। आशिमा की यह बात सुन अधीरा के भी अंदर गुस्सा चढ़ जाता है और वह भी अपने सिगरेट को छोड़ आशिमा के बालों को पकड़ मुट्ठी में भींच लेता है और उसे अपने चेहरे के करीब आकर अपने मुंह से धुआं उसके ऊपर उड़ाता है जिससे आशिमा को जोर जोर से खांसी आने लगती है। तभी अधीरा बोला प्यार सिर्फ तुमने नहीं किया था आशिमा कपूर, प्यार मैंने भी किया था। वह अधीरा जिसे दुनिया डरती है वह तुम्हारे आगे झुका। पर शायद तुम्हें इस बात की कदर नहीं थी और ऊपर से तुम मेरे इतने करीब आकर और तुम दूसरे से शादी करना चाहती हो। ये मैं कैसे होने दूं? आशिमा वह दर्द में ही बोलती है आखिर तुम्हें जो चाहिए था मैंने दिया ना। तुमने मुझसे प्यार किया मैंने तुमसे प्यार किया उसके बाद एक मर्द को क्या चाहिए? जिस्म को ही तो चाहता है। जो मैंने तुम्हें दे दिया अब तुम खुश क्यों नहीं हो? ये सुनते ही अधीरा का पारा और चढ़ जाता है। वह आशिमा के बालों पर पकड़ और जोर से कसते हुए उसे अपने पास खींचता है जिससे आशिमा की आह निकल जाती है। तभी अधीरा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए क्या कहा तुमने? तुम्हारे जिस्म का भूखा। तुम्हें क्या मैं कोई जानवर नजर आता हूं जो मैं तुम्हारे जिस्म के लिए ये सब कर रहा था? अधीरा को आसिमा की बात दिल पर चुभ चुकी थी। अधीरा अरे जिस दिन तुम पर नजर पड़ी चाहता तो उसी दिन मैं तुम्हारे पूरे शरीर को नोच खाता। और वो तुम्हारा बाप कुछ कर भी नहीं पाता। पर नहीं, अधीरा इतना गिरा हुआ इंसान नहीं था। आशिमा फिर से अपने पिता के बारे में सुनते हुए अधीरा पर फिर से हाथ उठाने जाती है तो अधीरा गुस्से में उसका हाथ पकड़ मरोड़कर पीछे लगाते हुए बोलता है तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही चलते हैं। अपने ये हाथ काबू में रखो। मुझे हाथ पैर और जुबान चलाने वाले लड़कियों से सख्त नफरत है। पर मैं फिर भी तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त करता हूँ यही मेरा प्यार है। नहीं तो एक थप्पड़ के बदले तुम्हारा ऐसा हालत करता ना कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। ये कह वह गुस्से में आशिमा को धकेल देता है जिससे आशिमा 2 कदम पीछे हो जाती है। और तुमने जो मुझे जिस्म का भूखा और भेड़िया समझा है ना वैसे ही तुम्हारे जिस्म के साथ रोज खेलूंगा। तुमने मेरे प्यार को गाली दिया है ना तो मुझे अब अपने प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये कह आशिमा को खींचते हुए मंदिर में ले जाता है। आशिमा अपना हाथ छुड़ाते हुए तुम करना क्या चाहते हो अधीरा मेरा हाथ छोड़ो। पर अधीरा उसका हाथ नहीं छोड़ता। अधीरा उसे खींचते हुए मंदिर में ले जाता है और मंदिर में पहले से ही वहां पंडित बैठा था। उसे इशारे में सब काम शुरू करने के लिए कहता है। अधीरा उसे जबरदस्ती वैसे ही लेकर बैठ जाता है। आशिमा कितनी देर तक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर अधीरा उसका हाथ नहीं छोड़ता और तब तक हाथ नहीं छोड़ता जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती है। अधीरा गोद में उठाकर उससे फेरा लेता है। जब उससे शादी हो जाती है तो आशिमा को अपनी तरफ करते हुए बोलता है अब तुम खुद अपने शादी को सबके सामने मना करोगी। इस शादी के लिए तुमने मेरे प्यार को गाली दी जिसके लिए तुमने मेरी भी परवाह नहीं की। जबकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए अजीज हो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी तुमने मुझे अकेला छोड़ना जरूरी समझा।
एक बार भी मेरे लिए अपने पिता से नहीं लड़ी और किसी से भी शादी करने चली तो मैं अब तुम्हारी शादी नहीं तोड़ूंगा। खुद तुम अपनी शादी तोड़ोगी। नहीं तो ये कह अपने हाथ से मोबाइल में वह फोटो दिखाते हुए इसे तुम्हारे करीबी लोगों को दिखाने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मैं हूं ही गुंडा मवाली तुम्हारी नजरों में। आशिया अपनी भरी हुई आंखों से बस अधीरा को देखते ही रह जाती है और फिर उसे खींचकर वहां से ले जाता है और उसे गाड़ी में धकेल उसमें बैठ वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद कपूर हाउस के सामने कार रोकता है और उसे उतार कर बोलता है, मैं अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत खरा उतरता हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो। जो भी कहा है वह करोगी और तुमने मुझे अपनी जिस्म का जो भेड़िया समझा है ना, जिस दिन तुम मेरे घर में आओगी तुम्हारी मर्जी हो चाहे ना हो, तुम्हारे जिस्म के साथ रोज खेलूंगा। ये कह उसे गाड़ी से उतार वहां से निकल जाता है। आशिमा वहीं सड़क पर बैठ जाती है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन कुछ चंद समय में उसके साथ क्या हो गया। फ्लैशबैक एंड तभी जानवी उसे बार बार हिलाते हुए, भाभी आप कहाँ खो गई। आशिमा अपने अतीत से बाहर आती है और वह बोलती है, हाँ नहीं कुछ नहीं। तभी जानवी थोड़ी मायूस होकर, क्या मैं आपको पसंद नहीं आई। ये सब कहते हुए जानवी की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसे एक भाभी के रूप में एक मां मिलेगी। पर आशिमा तो उससे कुछ बात ही नहीं कर रही थी। उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आशिमा जानवी के चेहरे को अपने हाथों में भरते, ऐसी बातें नहीं है जानवी, बस मैं किसी पुराने यादों में खो गई थी। बाकी आप इतने प्यार हो, आपसे कोई कैसे नाराज हो सकता है। और वैसे भी मैं तो इतनी खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती कि अब मेरी एक प्यारी सी नंद भी है। ये सुनते ही जानवी उन्हें गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, भाभी क्या मैं आपको भाभी माँ बुला सकती हूँ ना। आशिमा उसे देखने लगती है तो जानवी रोते हुए बोली, आपको पता है मेरी माँ नहीं है, बचपन में ही मेरी माँ चली गई। क्या मैं आपको भाभी माँ बुला सकती हूँ। आसमा के आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह जानवी के गले लग जाती है और उसके आंखों में आंसू गिर जाते हैं। और फिर माँ के प्यार के लिए तो वह भी तरसी थी। उसकी माँ होकर भी नहीं थी, उसके पिता और माँ के डाइवर्स हो चुकी थी। पर इकलौती बेटी होने की वजह से रागिनी का यहाँ पर आना जाना था। पर वह ज्यादातर अपने मायके ही रहती। वह अपने पापा के साथ ही रहती थी। उसे बड़ा कष्ट हो रहा था और उसे जानवी का दर्द भी समझ आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को कष्ट को महसूस करते हैं। वही सुधा जी डोर पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और उन्हें आज खुशी थी कि आज उनकी भाभी की कमी आज उनकी एक बेटी उनके बच्चों के लिए कर दी। वह भगवान से दुआ करती है कि उनके सारे बच्चे हंसी खुशी रहे। वही सुधा जी अचानक पीछे मुड़ती है कि उनकी टक्कर हो जाती है। वह पीछे देखती है तो घूंघट में एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर बोली, तुम कौन हो और इस तरह से घूंघट में घूम रही हो। माया सुधा को देखकर हड़बड़ा सी जाती है, पर वह बोलती है, मैं कुछ नहीं, बस मैं सभी को दूध देने के लिए आई थी। ये कह वह अपने हाथों में दूध का ट्रे दिखाती है। सुधा बोली, अच्छा तो ये दूध कहाँ लेकर जा रही हो। माया बोलती है, मैं बस उस कमरे में ले जा रही थी। सुधा जब नजर दौड़ाती है तो यह उनका और आलोक का कमरा था। उस दूध को लेते हुए, रहने दो, मेरा ही कमरा है, मैं और मेरे पति रुके हैं, मैं ले जाकर दे दूंगी। सुधा दूध लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है तो वही माया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वही उसके हाथ में रखा एक गिलास दूध पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है और पकड़ उसकी इतनी मजबूत होती है कि वह गिलास भी पिचक जाता है और उसमें का दूध छलक कर नीचे गिर जाता है। गिलास के ऐसी स्थिति हो गई थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हथौड़ी से पीटा गया हो। तभी शिवी बाहर देखते हुए, क्या हुआ माया आंटी। माया, कुछ नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ। ये कह माया वहां से चली जाती है और जाते जाते एक बार फिर से आलोक और सुधा के कमरे को देखकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जब कमरे में जाता है तो आन्या को देखता है जो सिकुड़कर सो चुकी थी। आदित्य उसके पास जाकर बैठ जाता है और आन्या को पकड़ पलटता है जो तकिया में मुंह घुसाए सो रही थी। वह उसका चेहरा ऊपर करता है तो पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। आदित्य वहीं पर रखे गिलास के पानी से अपने हाथ को भींगा उसके चेहरे को पोंछने लगता है। उसके चेहरे को क्लीन कर अपने जेब से रुमाल निकाल उसका चेहरा पोंछता है और उसके पास जा उसके माथे को चूम लेता है और उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बोलता है, तुम्हारी तकलीफ में बहुत अच्छे समझ रहा हूँ आन्या, और तुम्हें मेरे पास आने से क्या रोक रहा है। ये भी मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। कल का दिन तुम्हारे दर्द का इलाज होगा। बस तुम कल सुबह का इंतजार करो। कल सुबह तुम्हारे दर्द का मलहम तुमको मिल जाएगा। ये बोल वह उसके माथे को चुम वह वहां से जाकर बालकनी में खड़ा होकर वहीं पर सिगरेट पीने लगता है और किसी को कॉल कर कहता है, मैंने जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। उधर से, जी बॉस। आदित्य फोन रख सामने चांद को देखते हुए बोलता है, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। और अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगता है क्योंकि उसे आज बहुत बेचैनी थी। बेचैनी इतनी कि शायद वह आन्या के पास होता तो आन्या के साथ कुछ भी कर गुजर जाता है। वीर के कमरे में। वीर जब अपने कमरे में जाता है तो उसे माहौल कुछ अलग सा लगता है और वहां पर कुछ अंधेरा था। वह जैसे ही लाइट ऑन करता है वैसे ही वहां का रूम का नजारा देख शॉक्ड हो जाता है।
रूम ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ रोमांटिक तरीके से सजाया गया था। उसे अपने कही हुई बात याद आती है जब वीर ने कीर्ति से अपनी रात को स्पेशल के लिए कहा था। शायद कीर्ति यह जानती थी वीर यह सब नहीं कर सकता है, इसलिए उसी के पास जितनी पॉसिबिलिटी थी उसने शिवी की हेल्प लेकर रूम में चारों तरफ कैंडल्स लगाए थे। अभी वह जला नहीं था। कुछ गुलाब के पंखुड़ियां को व्हाइट बेडशीट पर जब उसको बिखेरा गया था, वहां खूबसूरती के साथ साथ खुशबू आ रही थी। वीर के चेहरे पर एक स्माइल और साथ में दिल में सुकून भर जाता है और धड़कने की स्पीड बढ़ जाती है। वह चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता और जैसे ही उसकी नजर बालकनी में जाती है उसकी नजरें थम सी जाती है। वीर जैसे ही अंदर जाता है उसे कमरे का माहौल ही कुछ अलग लगता है। वह लाइट जलाता है तो देखता है रूम को एक सिंपल और काफी खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब के पंखुड़ियां फैलाई हुई थी, जो व्हाइट बेड शीट पर उसकी शोभा ही कुछ अलग भी बिखेर रही थी। तो वहीं कई जगह कैंडल्स लगे थे। ये देख वीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे अपने कहे हुए शब्द याद आते हैं जो उसने कीर्ति से कहा था। शायद उसे तो टाइम नहीं मिला पर इस पल को ऐसा स्पेशल बनाने का कीर्ति ने पूरी कोशिश करी। पर ये सब करने वाला है कहाँ? वीर इधर उधर नजरें दौड़ाता है तो उसे बालकनी में एक परछाई दिखती है। वह समझ जाता है कि यह कीर्ति ही है। वह जैसे ही बालकनी में जाता है तो वीर कीर्ति का ये रूप देख वही थमसा जाता है, क्योंकि कीर्ति की पीठ इस समय उसकी तरफ थी। रेड कलर की एकदम पतली प्लेन साड़ी जो उस पर इस तरह से लग रही थी कि उसके शरीर किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उस पर ब्लैक रंग का स्लीवलेस ब्लाउज जो पीछे से पूरा बैकलेस था और एक डोरी के सहारे वह बंधा था। कीर्ति ने अपने बालों को खुला छोड़ा था जो बालकनी में आते हुए हवा से लहरा रहे थे। हाथों में उसने उसकी चूड़ियां की आवाज शोर कर रही थी। उसकी पीछे से ही उसकी खूबसूरती वीर को बेकाबू कर रही थी। अपने कदम कीर्ति की तरफ बढ़ा देता है। कीर्ति जो दरवाजा खोलते ही समझ गई थी कि वीर आ चुका है। वह अपने बढ़ते धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह अपने हाथों को एक दूसरे की से रब कर रही थी जिससे उसकी चूड़ियों की खनक उस शांत रूम में गुंज रही थी, जो कीर्ति के बेकाबू होने का दावा कर रही थी। उसने ये सब कर तो दिया था पर उसे अब काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी। वीर उसके पास जा खड़ा हो जाता है। काफी देर तक वीर की मौजूदगी को कीर्ति महसूस कर रही थी, पर वीर को अपने पास ना आता देख वह थोड़ी हैरान और परेशान सी हो जाती है। उसे लगता है वीर कहीं चला तो नहीं गया। वह बेकाबू हो जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही घबरा कर 2 कदम पीछे हो जाती है। वीर बालकनी के डोर से हाथ बांधे चुपचाप एक टक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए कीर्ति को ही देखे जा रहा था, क्योंकि जब कीर्ति सामने मुड़ती है तो उसकी खूबसूरती वीर अपने आंखों में समा लेना चाहता था। रेड कलर की होठों पर डार्क लिपस्टिक, रेड कलर माथे पर बिंदी, गले में उसके नाम का मंगलसूत्र और मांग में भरी हुई सिंदूर जो उसकी पत्नी होने और उसका अधिकार दिखा रहा था। आज वीर को यह महसूस हो रहा था कि उसका अब कोई अपना है जो लीगली उसका है। वह अपने कदम धीरे धीरे कीर्ति की तरफ बढ़ने लगता है। कीर्ति अपनी कदम पीछे लेने लगती है। उससे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। वह अपने हाथ को एक दूसरे से मसलने लगती है और अपनी नजरें झुका लेती है। जब उसे वीर की नजरों का ताप सहा नहीं जाता तो वह वापस मुड़ जाती है और बालकनी की तरफ मुड़ रेलिंग पर अपने हाथों को कस देती है। ठंडी ठंडी हवा चलने से उसके बाल काफी अच्छे से लहरा रहे थे। ये देख वीर पीछे से कीर्ति के कमर में हाथ डालता है। अपनी खुली हुई कमर पर वीर का ठंडा हाथ का स्पर्श पा कीर्ति पूरी तरह से छुई मुई हो जाती है। वह पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। वीर उसके और नजदीक आ, एक हाथ उस कमर पर तो दूसरा हाथ उसके रेलिंग पर जिस पर कीर्ति ने रखा था उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर कीर्ति के बालों में गर्दन के पास अपना चेहरा छुपाए गहरी गहरी सांस लेने लगता है, जिसके वजह से कीर्ति को और भी ज्यादा कर्ट महसूस होने लगता है। लगभग 2 मिनट तक वीर ऐसे ही कीर्ति से लिपटा रहता है और कीर्ति की खुशबू को महसूस करने की कोशिश करता है। वही कीर्ति अपनी आंखें बंद कर लगातार गहरी गहरी सांस ले रही थी। फिर वीर कीर्ति के कमर से अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाना लगता है। उसके ऐसा करने से कीर्ति को काफी गुदगुदी महसूस हो रही थी। वीर उसके बिखरे बालों को एक तरफ आगे कर देता है। कीर्ति की धड़कनें काफी बढ़ चुकी थी। वीर उसके पीठ पर अपने होंठ को रख अपने होठों से सहलाते हुए उसके गर्दन तक का सफर तय करने लगता है, जिससे कीर्ति की सांस बेकाबू हो जाती है। वीर कीर्ति से कोई बात नहीं करता, क्योंकि इतना तो वीर उसे अच्छे से जानता है कि कीर्ति उसके बात करने से अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए वह अपनी चुप्पी में ही अपना सारी प्यार कीर्ति को जताना चाहता था। उसे आज कीर्ति की जरूरत थी। वह कीर्ति को पूरी तरह से अपने आप में समा लेना चाहता था। जब कीर्ति को वीर का उसके गले के आसपास चूमना बर्दाश्त नहीं होता है तो वह अपने कांपते शरीर को मोड़कर वीर के गले से गले लग जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। लड़कियों के गले के आसपास का हिस्सा ऐसा होता है जिससे किसी प्यार के स्पर्श को पाने से इंसान बेकाबू हो जाता है। वह लड़कियों का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है।
कीर्ति जैसे ही उसके गले लगती है, वीर अपने दोनों हाथ उसके कमर में लपेट उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। कुछ देर के बाद वीर कीर्ति के चेहरे को पढ़कर ऊपर करता है। कीर्ति अपनी आंखों के बंद की रहती है। वह उसके माथे को चूम लेता है, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके गालों को, धीरे धीरे वह उसकी पूरी चेहरे को चूमने लगता है। वह उसके चेहरे को चूमते हुए उसकी होठों पर अपने होंठ को रख उसे डिपली किस करने लगता है। कीर्ति के हाथ वीर के शर्ट कसने लगते हैं, जिससे वीर के एक दो शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं, क्योंकि यह नॉर्मल किस नहीं थी, वह कीर्ति को पूरे अंदर तक निचोड़ रहा था, जो कीर्ति तक को मदहोश कर दे रही थी। उसे किस करते हुए ये रियलाइज ही नहीं होता कि उसके इस किस से कीर्ति छटपटाने लगती है। वीर उसे सांस लेने का मौका तो देता है, पर अगले ही पर उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगता है। एक पल ऐसा आता है, कीर्ति अब पूरी तरह से वीर के काबू में हो जाती है, क्योंकि वीर के हाथ उसके शरीर के हर हिस्से पर मूव करने लगता है। वीर उसे कमर को सहलाते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए उसके ऊपरी हिस्से को टच करने लगता है और उसे उसके कपड़े के ऊपर से ही अपर बॉडी को प्रेस करने लगता है, जिसे महसूस कर कीर्ति के दिल की धड़कन है 100 की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है। वीर जब कीर्ति को हद से ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है तो कीर्ति के होठों को रिहा करता है। उसके होठों को छोड़ने के बाद ही कीर्ति जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है। तभी वह अपनी आंखें खोलती है तो वीर को अपनी तरफ इस तरह देखता देख उसका दिल और भी ज्यादा धड़कने लगता है। वीर कीर्ति को देखते हुए ही अपने शर्ट को वहीं पर रिमूव कर गिरा देता है और फिर कीर्ति के कमर को पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसके साड़ी के पिन को उसके साड़ी से निकाल देता है। साड़ी पतली होने की वजह से कीर्ति के कंधे से गिर जाती है, जिससे कीर्ति के ऊपर ब्लाउज और उसकी गोरी कमर रिवील होने लगती है। उसका बार बार लगातार सांस लेना उसके ब्रेस्ट वीर को आकर्षित कर रही थी। वीर उसकी तरफ बढ़ता है और वह उसके गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अब कीर्ति बेकाबू हो जाती है, वह अपने पकड़ वीर के कंधे पर कस देती है, जिससे उसके नाखून वीर के कंधे पर चुभने लगते हैं, पर इससे वीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर उसके कमर पर हाथ रख लगातार उसके गर्दन को चूमने लगता है। वीर धीरे धीरे उसके कंधे को, तो कभी गर्दन, तो कभी उसके कॉलर बोन को किस करने लगता है। कीर्ति बस अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वीर उसके क्लीवेज पर अपने होठों से शक करने लगता है, फिर धीरे से उसके ब्रेस्ट से होते हुए और उसके कमर तक पहुंचता है। वह उसके कमर पर अपने होंठ रख देता है, जिससे कीर्ति मचल सी जाती है। वीर इस समय नीचे घुटनों के बल बैठ कीर्ति के कमर को लगातार उसे स्मूच कर रहा था। कीर्ति भी बेकाबू हो मचल रही थी। उसकी पीठ रेलिंग से सटी थी, तो एक हाथ से उसने रेलिंग को कसकर पकड़ा था और दूसरे हाथ से वीर की बालों पर उसके हाथ चल रहे थे। तभी वीर उसे वैसे ही लगातार किस करते हुए अचानक उसकी साड़ी के प्लेट को खींच देता है, जिससे उसकी साड़ी बिखर कर नीचे गिर जाती है। इस समय कीर्ति उसके सामने सिर्फ ब्लाउज और स्कर्ट में थी। फिर कीर्ति को किस करते हुए ऊपर आता है और फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अब वीर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और वह काफी हार्डली कीर्ति से प्यार करने लगा था, जो कीर्ति से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद वीर आज खुलकर कीर्ति को अपनाना चाहता था। कीर्ति को किस करते हुए ही उसे गोद में उठा वह रूम में आता है और कीर्ति को बेड पर बैठा देता है। कीर्ति धम्म से बिस्तर पर पेट के बल लेट जाती है। वही वीर लाइट को बुझाकर वहीं पर रखे माचिस को जलाकर हर कैंडल्स को जलाने लगता है। धीरे धीरे पूरे रूम में खूबसूरत सी रोशनी बिखर जाती है, जो पूरे रूम को रोमांटिक माहौल दे रहा था। वीर उसके पास बैठकर उसके पीठ पर अपने हाथों को चलाने लगता है। तभी वह कीर्ति के बगल में लेटते हुए उसके बालों को उसके पीठ से हटाते हुए उसके पूरे पीठ को चूमने लगता है। वह काफी हार्शली कीर्ति के पीठ को चूमे जा रहा था, जिससे उसके पूरे बॉडी पर कई सारे नीले निशान और हिकिज बनते जा रहे थे और कीर्ति उसके दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसके मुंह से सिर्फ आह की आवाज निकल रही थी। कीर्ति जानती थी कि वीर अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसने खुद को वीर को शॉक दिया। वीर किस करते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी को खींच देता है, जिससे कीर्ति अपनी आंखें बंद कर देती है। वीर उसे झटके से पलट देता है और उसके ब्लाउज को खींचकर फेंक देता है। वह उसके खूबसूरती को निहारने लगता है, जो काफी अच्छे से तराशा हुआ था। वह अपने होंठ उसके अपर बॉडी पर ब्रेस्ट पर रख उसे प्यार करने लगता है। कीर्ति अपने हाथ वीर के बालों में फंसा लेती है। धीरे धीरे उन दोनों के ही कपड़े अपने प्यार के आगोश आते और खोते हुए रिमूव हो जाते हैं। तो वही बिस्तर पर दोनों एक दूसरे के साथ सांप की तरह लिपटे प्यार किया जा रहे थे। दोनों के ही शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था तो सिर्फ एक पतली सी सफेद चादर। वीर धीरे धीरे कीर्ति के अंदर समा चुका था, काफी एग्रेसिवली कीर्ति के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसकी वजह से लगभग आधा घंटा तक कीर्ति के साथ ऐसे ही करता रहता है। पर कीर्ति काफी ज्यादा रो रही थी। वीर उससे पूछता है, कीर्ति हम थर्ड टाइम इंटीमेट हो रहे हैं, फिर तुम्हें इतना क्यों दर्द हो रहा है? ये कह रुक जाता है। वीर को इतना परेशान होते देख कीर्ति को लगता है कि वीर कहीं उसकी वजह से अपनी सेटिस्फैक्शन को ना रोक दे।
इसलिए वह वीर को खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। और अब वीर बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही खुद को रोकता है और वो पूरे फोर्स के साथ कीर्ति के साथ इंटीमेट होने लगता है। कीर्ति अपने दर्द को वीर के दबे होठों के अंदर ही दबा देती है। दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खो चले थे। दोनों ही आज पूरे तन मन धन से एक हो चुके थे। वीराज कीर्ति का साथ पा उसे दुनिया की सारी खुशी मिल चुकी थी। पर आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। अगली सुबह आन्या अपने रूम में सोई हुई थी और बार बार उसके सर पर अलार्म बज रहा था। वह ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आदित्य वहां पर नहीं था। ये देख एक गहरी सांस लेकर वह अपने कदम नीचे रखती है। तभी उसे बाहर दरवाजा के खटखटाने की आवाज आती है तो आन्या इधर उधर देखने लगती है। उसे आदित्य कहीं नहीं दिखता। वह मन में बोलती है, यानी कि वह अपने पीछे वाले रास्ते से कहीं गए हैं। हो सकता है जिम में गए हो। ये बोल वह दरवाजा खोलती है तो सामने शिवी खड़ी उसे घूरते हुए, आन्या तुझे नहीं लगता कि तुझे अब थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा? ये बात सुनते ही आन्या की आंखें छोटी हो जाती है और उसे छोटी आंखों से घूरने लगती है तो शिवी बोलती है, आफ्टर ऑल तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी देर तक सोकर उठना क्या यह इस घर की बड़ी बहू को शोभा देता है? आन्या उसे घूरते हुए बोलती है, तुम्हें काम क्या है पहले ये बता, क्यों मेरा सुबह सुबह दिमाग खा रही है? शिवी बोलती है, अभी तो तुझे मेरी बातें दिमाग खाने वाली लग रही है, अभी जरा नीचे चल, तेरा असली दिमाग खाने वाला बैठी हुई है। आन्या कुछ समझ नहीं पाती तभी वह बोलती है, अभी जो मैंने बातें बोली ना अभी तू वह नीचे सुनने वाली है। ये बोल वह बस चली जाती है, आन्या को ऐसे ही सोच में छोड़कर। आन्या को आज कॉलेज जाना था क्योंकि पीयूष ने बताया था उसकी और प्रिया की इंपॉर्टेंट क्लास है। आन्या उसने एक क्रीम कलर की काफी खूबसूरत सी स्लीवलेस सूट और उस पर एक ब्लैक जीन्स कैरी किया हुआ था और बालों को उसने खुला छोड़ दुपट्टे को एक साइड रख अपने हाथों में घड़ी लगा अपने कंधे पर बैग टांगते हुए वह धड़धड़ाते हुए नीचे आती है क्योंकि उसे सच में काफी लेट हो चुकी थी। कपूर फैमिली भी लोग यहाँ पर रुके हुए थे। आन्या जैसे ही अपने पापा को देखती है तो वह खुशी से उनके पास जाकर गले लग जाती है। वह आलोक से पूछती है, पापा मम्मी कहाँ है? आलोक जी उसके सर को सहलाते हुए, बेटा उन्हें ड्यूटी पर जाना था इसलिए वह चली गई, शाम तक वह आ जाएंगी और आशिमा भी उनके साथ अपनी ड्यूटी के लिए गई है, कुछ अर्जेंट था। आन्या हाँ में सिर हिला देती है। तभी वह दादी और सभी को गुड मॉर्निंग बोलती है। सभी उसे बैठने का बोलते हैं तो आन्या बोलती है, आज काफी लेट हो गया है। तभी आदित्य और वीर रेडी होकर बाहर आते हैं। आदित्य शायद वीर के साथ स्टडी रूम में था। वह कब का तैयार हो चुका था। वह जैसे ही नीचे आता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह वीर को देखते हुए बोलता है, तेरा ससुर यहाँ पर धरना देकर क्यों बैठा है? यह मेरा घर है या कोई धर्मशाला? वीर आदित्य को वापस घूरते हुए, जिस ससुर की बात तू कर रहा है वह तेरा भी ससुर है, इसलिए जाकर खुद पूछ और क्या ही हो गया है, यदि रुक गए तो कितनी जगह पड़ी है, वैसे भी यह घर भूतिया हवेली था, पहले इस घर को आन्या ने कुछ घर रहने लायक बनाया। तभी आदित्य बोलता है, उसी की देन है कि राजवंश विला से सभी लोग यहाँ पर आकर जमकर बैठ गए हैं, नहीं तो अब तक मैं कब का न जाने लोगों को भगा दिया होता। वीर उसकी बात सुन कुछ कहता नहीं है। तभी आदित्य जैसे ही नीचे आता है वह एक नजर आन्या को देख अपनी चेयर पर बैठ जाता है और आन्या को देखते हुए कहता है, बीवी मेरा ब्रेकफास्ट। आन्या हिचकिचा जाती है क्योंकि इन कुछ दिनों में आन्या कुछ नहीं बना रही थी, पर आन्या को क्या पता ये सब कुछ उसके पिता को जलाने के लिए कहा जा रहा था। आलोक थोड़े नाराजगी भरे टोन में, आदित्य तुम उसे ऐसे कैसे ऑर्डर दे सकते हो? उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आदित्य बेफिक्री से, वह मेरी वाइफ है और मैं उसे चाहे जैसे ट्रीट कर सकता। आलोक कुछ बोलने ही वाले थे, सुधा उनके हाथों को पकड़ लेती है। तो वहीं आन्या जो ब्रेकफास्ट करने के लिए अपना पराठा उठाई थी उसे छोड़कर आदित्य को घूरते हुए किचन में चली जाती है। वही राघवेंद्र जी और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को देखा और नागावारी में सिर हिला देते हैं और मन में बोलते हैं, ये सब कुछ बनने से पहले ही सब कुछ बिगाड़ के रखेगा, ये कुछ बनने कहाँ देगा। दरअसल जब आदित्य आन्या और कीर्त को लेने कपूर हाउस गया था उस समय जब राघवेंद्र जी आलोक को स्टडी रूम में चल कुछ बात करने के लिए बोला था, वहां पर यही तय हुआ था कि वह आदित्य और आन्या के रिश्ते को दिल से एक मौका दे। आलोक इस बात को मान तो नहीं रहे थे, पर पृथ्वी के ये कहने पर कि अगर उसे लगता है कि आदित्य आन्या को खुश नहीं रह सकता तो वह क्यों ना उसके घर कुछ दिन तक रुके। वैसे भी पहले सब लोग साथ में रहते ही थे तो अब क्या ही बदल गया है। इसी बहाने तुम्हें आदित्य और आन्या को एक दूसरे का साथ भी दिख जाएगा। और इस बात पर आलोक अपनी बेटी के लिए मान चुके थे क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी आदित्य के लिए कितनी पागल रह चुकी है और अब तो वह किसी भी हाल में आदित्य को नहीं छोड़ने वाली है, भले ही वह कितना भी नाराज रहे। आलोक एक गहरी सांस लेकर इस बात पर हामी भर देते हैं और वह कुछ दिन रुकने के लिए भी मान जाते हैं। आन्या जब किचन में जाती है तो देखती है कीर्ति और माया दोनों ही मिलकर नाश्ता बना रही थी। माया पूरी को बेल रही थी तो वही कीर्ति उसे सेक रही थी।
तभी कीर्ति को देख आन्या जाकर उसे पीछे से गले लगा लेती है और उसके गाल पर किस करते हुए गुड मॉर्निंग मेरी मिसेज नई नवेली दुल्हन। ये सुन कीर्ति शर्मा सी जाती है। ये देख माया के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भी आन्या माया के पास भी जाती है और उनसे गले लग बोलती है गुड मॉर्निंग आंटी। माया उसके गालों पर अपने हाथ रखते हुए गुड मॉर्निंग बेटा। आन्या हर किसी से गुड मॉर्निंग और खुश रहने की कोशिश सबको दिख रही थी। शायद इसकी एक वजह ये थी कि पिछली रात उसका अचानक कमरे में चले जाना। वह किसी को ये दिखाना नहीं चाहती थी कि उसके और आदित्य के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तभी कीर्ति पूछती है दी आपको तो आज इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए जाना था ना, फिर आप अचानक यहाँ। ये याद आते ही आन्या का चेहरा उतर जाता है और वह थोड़ी गुस्से में बोलती है वह तुम्हारे प्यार जीजू है ना, मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो आन्या बोली उन्हें मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट करना है। ये सुन कीर्ति गहरी सांस लेती है। तभी आन्या अपना घिसा पिटा वही रेसिपी अंडा उठाती है और उसे फोड़ उसमें कुछ वेजिटेबल और ब्रेड को रख मिक्स कर तवे पर उसको फैला उसे दोनों तरफ से सेकने लगती है। ये देख कीर्ति नामे सिर हिलाते हुए बोलती है दी आपका कुछ नहीं हो सकता है। आन्या प्राउडली बोलती है जब उन्हें यही पसंद है तो फिर भला मैं क्या कर सकती हूँ। तभी माया बोलती है तुम दोनों में कितना प्यार है ना। ये सुनते ही आन्या के हाथ रुक जाते हैं। तभी माया अपनी पुरिया बेलते हुए बोलती है क्या कभी तुमने अपना बनाया हुआ खाना चखा है। ये सुन आन्या नामे सिर हिलाती है तो माया उसके बनाए हुए ब्रेड अंडा से एक टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में डाल देती है। आन्या जैसे ही उसे चबाती है वह उसे तुरंत उगल देती है क्योंकि ना ही उसमें कोई स्वाद था, ना ही कोई टेस्ट, नहीं कोई नमक। आन्या और कीर्ति दोनों ही माया को देखने लगती है। तो माया आन्या को देखकर बोलती है सोचो जो पति तुम्हारे इन बेस्वाद खाना को भी बहुत चाव से खाता है और उसे सभी के सामने प्राउडली तुमसे हक से रोज वो नाश्ता मांगता है तो सोचो वह तुमसे कितना प्यार करता है। जहां तक मैंने सुना है तुम्हारे पति को खाना बहुत पसंद है, उसके बावजूद तुम्हारा ये बेफिक्र और बेस्वाद खाना खाते हैं, इसका मतलब जानती हो। ये सुनते ही आन्या के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। आखिर कोई तो नहीं था जो उसे इतना डीपली समझाए। वह माया की बातों को समझ रही थी कि वह समझाना क्या चाहती है। तभी माया बोलती है मैं तुम दोनों के बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जितना मैं देख रही हूँ तुम दोनों के बीच में मुझे कुछ तो कमी लग रहा है और वह कमी है सिर्फ एक दूसरे को समझने की और शायद ये कहने की कि वह तुम्हें समझे। आन्या बोलती है आपका कहने का मतलब क्या है। माया मुस्कुराते हुए मेरे कहने का मतलब यह है बेटा एक बार तुम खुद उसे तो समझ कर देखो। समझने का प्रयास तुम भी करो, शायद तुम्हें तुम्हारा तकलीफ कम होते नजर आए। इतनी बड़ी बात माया इतनी आसानी से कहकर वह आलू पराठा उठाती है और बाहर निकल जाती है। आन्या और कृति उन्हें जाते हुए देखते ही रह जाती है। आन्या के दिल में उनकी बातें लग चुकी थी। आखिर छोटी छोटी चीजों से आदित्य हमेशा उसे अपना प्यार दिखाता रहा। गलतियां भी उसने की थी पर उन गलतियों से ज्यादा उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की थी। जो वह चाहती थी चाहे किसी भी तरह पर आदित्य उसे करता था। ये सोच ही आन्या को सोचने पर मजबूर कर देती है। तभी आन्या उस ब्रेड ऑमलेट को फेंक दूसरा बनाने जाती है। तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़कर बोली मेरे हिसाब से दी शायद आपको माया आंटी की बात कही समझ आई होगी। आप एक बार इस खाने को बाहर ले जाकर दिल से देखने की कोशिश करो। ये सुनते ही आन्या उसे थाली में रखती है और बाहर ले जाती है। बाहर माया सभी के थाली में आलू का पराठा रख रही थी। तभी आदित्य आन्या को देख थोड़ी तेज आवाज में क्या तुम्हें इतना लेट लगता है नाश्ता लाने में। आन्या ले जाकर उसके सामने वह प्लेट रख देती है। आदित्य अपने मोबाइल को देखते हुए उस प्लेट में से जल्दी जल्दी आन्या के बनाए हुए ब्रेकफास्ट को करने लगता है। आए उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी कोई शिकन नहीं ली। ये देख आन्या की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती है। वही माया बहुत ध्यान से आन्या को देख रही थी पर कोई और भी था जो माया को देख रहा था। वह आलोक थे, ना जाने क्यों लेकिन उन्हें ये फीलिंग अजीब सी लग रही थी। वह अपने खुद को रोक रहे थे पर पहली बार ऐसा था कि वह ना चाहते हुए माया को बार बार देखे जा रहे थे। तभी माया उनके थाली में एक पराठा रखती है लेकिन जैसे ही दूसरी पराठा रखने जाती है वैसे आलोक उसके हाथ से रोक मना करते हैं। ऐसा करने पर दोनों के हाथ टच हो जाते हैं जिससे माया तुरंत अपना हाथ खींच लेती है और आलोक बड़ी गौर से माया को देखने लगते हैं। वही आदित्य तिरछी नजरों से आलोक को ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है जिसे देख वीर नागवारी में सिर हिला देता है और बोलता है बेवड़ा सुधर नहीं सकता। पृथ्वी आन्या को बैठकर खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि आन्या को दवा भी खाना था। आन्या आदित्य को देखते हुए अपना नाश्ता करने लगती है। तभी अचानक आदित्य के इशारे पर वीर हाल की टीवी ऑन करता है। टीवी ऑन कर उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज ट्रेंड में चलने लगता है जिसमें रिपोर्टर एमएलए सूरज सिंह के बेटे के साथ हुआ शर्मनाक हादसा। सुनने में आया है कि उनके बेटे का नाम मोहित था जो कुछ दिन से लापता था। उनकी शादी एक काफी रईस बिजनेसमैन की बेटी के साथ होने वाला था पर अचानक शादी टूट जाती है और कुछ दिनों से वह लापता रहते हैं।
पर अचानक उनकी बॉडी जंगल में एक जगह मिली है। बॉडी की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, जैसे उसे काफी नोच खाया गया है। जानवरों ने भी उसे पर कोई रहम नहीं दिखाई थी। पोस्टमार्टम के जरिए पता चला कि मोहित सिंह के साथ काफी ज्यादा दरिंदगी की गई थी और उसके साथ काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। आखिर यह बेरहम इंसान हो कौन सकता है? ये बोल वह सूरज सिंह जो कि वहां खड़े रहते हैं उस पर सभी माइक लेकर खड़े हो जाते हैं। हेलो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि आपके बेटे अक्सर लड़कियों के साथ देखे जाते थे। यहाँ तक कि कई लोगों के कंप्लेंट थी कि वह बहुत लोगों के साथ जबरदस्ती किए थे। तभी सूरज सिंह बोलता है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ सच नहीं है। तभी मीडिया बोलती है, पर हमारे पास सबूत है। सबूत में कई लोगों ने आपके बेटे के खिलाफ गवाही दी है कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी और आवाज उठाने पर उनके परिवार वालों को मारने की धमकी और यहां तक कि लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंकने तक की धमकी दी गई थी। ये सब सुन राजवंश परिवार के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। आलोक जी अपना खाना छोड़ बोलते हैं, ये सब कैसे हुआ? इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो वही सभी के चेहरे पर थोड़ा सा अफसोस था। पर वहां पर यदि किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था तो वह था आदित्य, वीर, आन्या और माया के चेहरे पर। ऐसी हादसा सुन हर किसी की रोंगटे कांप गए। आन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, नहीं उसके अंदर कोई गिल्ट था, वह अंदर से थोड़ी सी डर चुकी थी। वह सिहरन अंदर से एक बार फिर उसे कल अतीत का सामना होने से था। पर दिल में एक ठंडक की उसके साथ यह सब हुआ है। पर सवाल आखिर किसने किया? ये सब सोचते हुए आन्या की नजर आदित्य पर जाती है, जो बिना भाव के अपना नाश्ता कर रहा था। आन्या के मन में आदित्य के खिलाफ फिर से एक शक का कीड़ा डाल देता है, सिर्फ मोहित के साथ क्यों? उस तिलक के साथ क्यों नहीं? ये सोचते हुए आन्या की मुठ्ठियां कस जाती है। आदित्य आन्या को अपनी तिरछी नजरों से देखता है और उसके भाव को देखकर वह अच्छे से समझ जाता है कि आन्या क्या सोच रही है। वह अपने मन में बोलता है, जिसने ये सारा प्लान किया उसे मैं इतनी आसान मौत नहीं दे सकता। मार देने से तुम्हारे दिल का ना डर और ही दर्द खत्म होगा। उसके लिए मैंने जो सोचा है वही एकमात्र उपाय है। उसके लिए तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। आदित्य और वीर ऑफिस चले जाते हैं। वही आन्या भी शिवी के साथ कॉलेज के लिए निकलती है। तभी दादी बोलती है, आपको नहीं जाना है कॉलेज कीर्ति? कीर्ति बोलती है, दादी पर अभी। दादी उसे अपने पास बुला उसके सर को सहलाते हुए, आप भले ही इस घर की बहू है पर आपकी पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिम्मेदारी अपनी जगह और पढ़ाई एक जगह, आप चले जाए। ये सुन कीर्ति काफी खुश होती है और वह अपने रूम में चली जाती है। आन्या और शिवी कीर्ति का कर रहे थे, तभी कीर्ति रेडी होकर एक सूट नॉर्मल पहन बाहर आती है और वह सभी से मुस्कुराते हुए बाय बोल बाहर चली जाती है। उसे आज चलने में थोड़ी तकलीफ सी हो रही थी, जिसे देखकर कार के पास खड़ी आन्या और शिवी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर में सभी वहां से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के ऑफिस में बैठा इस समय काफी गहरी विचार में था। तभी उसके सामने वीर, अर्जुन और अधीरा तीनों ही आते हैं। वह तीनों से कहता है, चलो मेरे साथ, कुछ अर्जेंट मीटिंग है। ये बोल वह एक साइड के दीवार की तरफ जाता है, जो एक सीक्रेट रूम का दरवाजा था, जो कि देखने में पूरा दीवार था और उसे पर एक वॉलपेपर लगा था, जिससे दिखने में लगता था कि उसे शो के लिए चिपकाया गया है। पर आदित्य जैसे ही उसे वॉलपेपर पर कुछ लिखता है, वह तुरंत दो भाग में दरवाजा खुल जाता है और चारों ही अंदर चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद गेट अपने आप लॉक हो जाता है। सीडीओ से होते हुए वह एक नीचे गोदाम में जाते हैं। वहां पर जाते हैं तो वहां का एरिया कुछ अलग ही था और थोड़ा खतरनाक भी, क्योंकि चारों तरफ गोला बारूद और बंदूकें रखी गई थी और कुछ तो पैकिंग कर रखी गई थी। शायद यह उनके राइफल का एक अड्डा था, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर हो सकता है। और शायद शिव को इस बात की भनक थी, इसलिए वह आदित्य के ऑफिस में रेड मारने आया था। वहां पर पहुंचते ही अधीरा एक बंदूक पर अपने हाथ रख उसे उठाकर देखने लगता है और उसे उठाते ही अचानक अपना हाथ पीछे कर एक चीज पर निशाना लगा चलाता है और वह उसे चीरते हुए एक जोर सी आवाज आती है। पर हालांकि यह कमरा पूरा साउंड प्रूफ था तो बाहर तक आवाज तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये बंदूक की आवाज एक कंपन कर देने वाली जरूरत थी। निशाना ऐसा था कि वह वीर के बगल से होते गया। वीर थोड़ा डरकर एक कदम दूर हो जाता है। अधीरा का निशान देख आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही इस कंपनी से ऊपर ऑफिस में लोगों के लिए एक डर का माहौल हो जाता है। सभी को लगता है कि जैसे भूकंप आया हो और 2 सेकंड में चला भी गया हो, फिर कुछ देर में नॉर्मल हो जाने से सभी शांति से बैठ जाते हैं। यह आदित्य की डिजाइन की हुई और उसके गैंग की बनाई हुई बहुत कीमती राइफल थी, जो किसी को घर बैठे भी वह सीधे निशाना 1 किलोमीटर की दूरी पर भी लगाकर उसे टारगेट कर सकता था। और इस राइफल के लिए उसे न जाने कितने लोगों की डिमांड थी। आदित्य की राइफल सरकार को भी सप्लाई होता था। हालांकि सरकार के पास न जाने कितनी कीमती राइफल थे, जो कितने बड़े पैमाने पर थे कि वह एक जगह बैठकर न जाने कितने दूरी तक इंसान को भेज सकता था या फिर उसे उजाड़ सकता था। पर यह एक हाथ में लेकर चलाने वाला राइफल था,
जो कि बेशकीमती था, पर इसको रिवील नहीं की गई थी। शायद ये किसी खास मकसद से बनाई गई थी। तभी अर्जुन वहां से एक राइफल उठाते हुए बोलता है, आदित्य हमें समझ नहीं आया अचानक मीटिंग रखने का क्या मतलब है। तभी आदित्य बोलता है वह वहां से भाग गई है। अर्जुन को समझ नहीं आता पर वीर अर्जुन को और आदित्य को देखने लगता है, पर अधीरा शायद समझ चुका था। वीर थोड़ी नासमझी में, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आदित्य कौन भाग आया है? आदित्य गहरी सांस लेकर, मारिया कपूर। ये सुनते ही वीर हैरानी के भाव से आदित्य को देखने लगता है और थोड़ा हकलाते हुए वह वहां से भाग गई है, मतलब अगर वह वहां से भागी है तब तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। आदित्य हाँ मैं सिर हिलाते हुए, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और सभी उनकी खोज में लग चुके हैं। हमारे घर पर सिक्योरिटी टाइट कर दो। हर किसी शख्स के पीछे कई सारे गार्ड को लगाओ। एक भी चूक वीर हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मारिया कपूर एक ऐसी शख्सियत है जो उन लोगों की कैद में खुद को सौंप हुई थी, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और यही वजह है कि अब तक आलोक कपूर की फैमिली और यहां तक कि केडी की फैमिली जिंदा है। ये बोल वह अधीरा को देखता है जो किसी सोए में गुम था, और आदित्य की बात सुन एक गहरी सांस लेकर वही चेयर पर बैठ जाता है। वीर कहता है इसका मतलब। आदित्य वहां पर अपनी चेयर पर बैठ पैर 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 रखते हुए वीर को देखते हुए बोलता है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, मारिया कभी भी अपनी एक्सक्यूज नहीं देती है और ना ही वह अपने बारे में किसी को बताएंगी। और यदि वह किसी के सामने दिल से मजबूर होकर झुकती है वो तो सिर्फ आलोक है, जो कि वह पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह आलोक के सामने आ नहीं सकती। वह एक ऐसी लेडी डॉन है, उन्हें सिर्फ मारना या काटना आता है। प्रेम तो सिर्फ उन्होंने अपने पति से किया था, पर बाकी लोगों के लिए उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अपने पति और बच्चे को बचाने के लिए वो उस समय अपने आप को उन टेररिज्म को सौंप दी थी। अर्जुन थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए, क्या मतलब है आदित्य? आदित्य बोलता है, जिस समय उन्होंने सरकार की सबसे सीक्रेट चीज को चुराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट डीडी ने लिया था और उसके लिए सारिका। ये कहते कहते रुक गया, फिर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, सारिका को इस काम को पूरा करने के लिए पहले आई थी, फिर उनके 5 साल बाद मारिया आई थी। मारिया डीडी की राजगद्दी संभालने वाली थी। केडी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वह अपना बिजनेस करना जानता था। लेकिन जब मारिया ने अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर उन्होंने आलोक और गवर्नमेंट के खिलाफ जाने से मना किया तो उनके ऊपर डीडी का प्रेशर और कंडीशन के बारे में बताया गया। उन्होंने आलोक से छुपाकर अपनी पेट में पली बच्चों को जन्म तो दिया, पर उसके बाद उन्होंने अपने ऑपरेशन को शुरू किया। वह आर्मी कैंप में जाकर उससे मैप को चुरा भी चुकी थी, जिसके जरिए वह आतंकवादी हमला कर सकते थे और वह उनके लिए इंपॉर्टेंट था। पर अर्जुन पूछता है, पर का क्या मतलब? तभी अधीरा आगे बोलता है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इंडिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, और यह बात अगर आलोक को पता चला कि मारिया की वजह से उनकी और लोगों की, सभी की, कितने लोगों की जान गई है, तो वह मारिया को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और वह आलोक की नजर में खुद को गिराना नहीं चाहती थी। उन्होंने इस ऑपरेशन को रोक दिया और वह आर्मी कैंप के में हेडक्वार्टर के पास गई थी। उन सभी लोगों में क्या बात हुई थी मुझे ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि उसके बाद मारिया को और सारिका को मौत घोषित कर दिया गया। तभी वीर बोलता है, इसका मतलब क्या है? तभी आदित्य बोलता है, यह एक राज है वीर, जो अभी हम पता नहीं कर पाए हैं। शायद यह नहीं दोनों बता सकते हैं, या फिर सौरभ या फिर खुद मारिया और सारिका ही जानती थी कि ऐसा क्या हुआ है, या फिर नहीं भी जानती। पर एक बात है कि मारिया जिंदा है, इसका मतलब वह उन टेररिज्म के पास है। तभी वीर बोलता है, तो क्या उन्होंने खुद को उन लोगों के हवाले किया था? तभी आदित्य कहता है, हाँ, मेरे कुछ सोर्स उन आतंकवादियों के पास है, उनके द्वारा मुझे इतना ही पता चला है कि मारिया उस समय उन लोगों के पास घायल अवस्था में गई थी। जिस समय आतंकवादियों का लीडर सोहेब मारिया की ऐसी हालत देख उसे न जाने कितना प्रताड़ित किया था, क्योंकि उसने वह काम नहीं किया था और उसे गुस्से में उसने डीडी को भी मार दिया था, और साथ में अधीरा को देखते हुए अधीर की मॉम को। ये सुनते ही अधीरा अपनी आंखें बंद कर अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। उस समय फ्लैशबैक। सोहेब खान, मारिया, धनंजय, क्या बात है, बहुत चालू चीज हो तुम। जब हर तरह से रास्ता कट गया तो तुम यहाँ पर आ गई अपने आप को सरेंडर करने। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे ऐसा करने से क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये बोल वह हंसने लगता है। मारिया ने अपने आप को उस राक्षस को के सामने खुद को ले गई थी, जो कभी भी एक पल में भी मार सकता था, क्या उसके साथ कुछ भी कर सकता था। पर मारिया ने अपने आप को मजबूत कर इस घायल अवस्था में सोहेब से कराहते हुई बोलती है, मैं वह घायल शेरनी हूं जो घायल होने के बाद भी तुम्हारे इन सारे लोगों की जान हलक से निकाल सकती हूं। तभी सोहेब अपने कुर्सी पर बैठते हुए एटीट्यूड में, मतलब रस्सी टूट गई पर बल नहीं गया। सोहेब उसे देखते हुए, किस काम की हो तुम मेरी, और जो तुमने मेरे काम जो बिगाड़ा है उस काम का तो भुगतान तुम्हें करना ही पड़ेगा। तभी मारिया बोलती है, अगर मैं तुम्हारा वह काम कर भी देती तो सरकार तुम्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं पकड़ी जाती और साथ में तुम लोगों का भी साम्राज्य खत्म होता। तो मैं खुद को उन लोगों को पकड़ने नहीं दिया और अपने आप की मौत उन लोगों के सामने लिख कर आई हूं।
मारिया, देखा जाए तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करके रखी हूँ। ये बात सुनते ही सोहेब की दांत भींच भेजी जाती है। वह अपने पैरों से मारिया के सीने पर एक जोर से वार करता है, जिससे मारिया घसीटते हुए दूर जा गिरती है। तभी सोहेब गुस्से में, साली औकात क्या है तेरी जो तुम मुझे बचाने चली है। ये बोल वह बंदूक टांग जैसे ही मारिया को मारने लगता है, वैसे ही उसके बगल में खड़ा आदमी उसे रोकते हुए, बॉस उस लड़की की आंखों में देखिए, उसके अंदर ना ही कोई डर है ना ही कोई घबराहट, और एक बार उसकी बातों को सुनिए और समझिए, मुझे तो कुछ समझ आ रहा है। ये सुनते ही सोहेब एक नजर अपने बगल में गुस्से में उसको देखते हुए एक नजर ध्यान से मारिया को देखा है। वाकई में उसके अंदर कोई भी डर नहीं था। शोएब अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अपने गुस्से को एक आदमी के पूरे शरीर पर बंदूक से गोलियां मारते हुए अपनी भड़ास निकलता है। उसके बाद वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जब उसका गुस्सा कुछ शांत होता है तो उसकी नजर मारिया पर पड़ती है और शांत होकर वह मारिया को ऊपर से नीचे देखने लगता है, जो इतनी चोट खाने के बावजूद भला की खूबसूरत थी। ये देख सोहेब के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं खड़े सारे बॉडीगार्ड कब से मारिया को ही देखे जा रहे थे। शायद उसकी खूबसूरती ऐसी ही थी। मारिया जमीन पर बैठी हुई थी। तभी सोहेब एक दो बॉडीगार्ड को इशारा करता है मारिया की तरफ जाने के लिए। उसके इशारे को समझ वह दोनों बॉडीगार्ड जाकर मारिया के कंधे पर जैसे हाथ रख उसे अच्छी तरह से पकड़ते हैं, वैसे ही मारिया उनके हाथ पकड़ते हुए उन दोनों के ही हाथ पकड़ मरोड़कर जमीन पर पटक देती है, जिससे दोनों के ही मुंह से एक चीख निकल जाती है। तभी सोहेब फिर से दो लोगों को जाने का इशारा करता है। फिर से मारिया उन दोनों को भी मार चारों खाने चित कर देती है। मारिया इतनी घायल थी कि मुंह से खून निकलने के बाद भी उसके अंदर ना जाने कौन सी ताकत थी, वह एक देवी का रूप थी। तभी सोहेब 9 से 10 लोगों को इशारा करता है। अब मारिया के अंदर शक्ति नहीं थी कि वह किसी से लड़ सके। तभी वह अपने तरफ इन 9 से 10 दरिद्रों को आते हुए देखती है। वह उन दोनों को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देख कोई समझ नहीं पाता कि आखिर वह हंस क्यों रही है। वह हंसते हुए अपने दुपट्टे को, जो उसने खून रोकने के लिए बांधा हुआ था, अपने पेट पर, क्योंकि सोहेब तक पहुंचते पहुंचते उसे काफी चोट लग चुकी थी। न जाने कितने लोगों को वह मारकर और खुद चोटिल होकर आई थी। तभी उसने अपने ओढ़नी को खोलने लगती है। सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी सभी की नजर मारिया के चेहरे पर जाती है, जिससे सोहेब एकटक देखे जा रहा था। अचानक वह ओढ़नी में पॉट बांधती है। सोहेब और गार्ड उसे सब बस देख रहे थे, वह क्या रही है। बॉडीगार्ड का भी ध्यान हट जाता है उसके ऊपर से। तभी मारिया तिरछी स्माइल देती है तो सभी होश में आते हैं और तुरंत अपने कदम मारिया की तरफ बढ़ा देते हैं। पर तभी मारिया अपने पॉट वाला ओढ़नी सोहेब की तरफ फेंकती है। उसके ऐसे अचानक फेंकने से सोहेब एक पल के लिए डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब तक बॉडीगार्ड कोई हरकत मारिया के साथ करते, तब तक मारिया सोहेब के चेयर को बड़ी फुर्ती के साथ दुपट्टे को फेंक राउंड फंसाते हुए उसे अपने पास खींच लेती है। उसे अपनी तरफ खींच उसके गर्दन पर अपनी हाथ से दबा उसकी ही बंदूक लेकर उसके सिर पर रख देती है और उन सारे आदमियों को, जो 10 के 10 उसकी तरफ आ रहे थे, उन सबको देखकर कहती है, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो इसकी सर की पूरी गोलियों से धज्जियां उड़ा चुकी। आदित्य मारिया के कुछ बीती जिंदगी के बारे में वीर अर्जुन से बात कर रहा था और अधीर भी वहीं पर था। जितना आदित्य पता कर पाया था उतना उन सभी को बताया कि मारिया ने आर्मी कैंप से कैसे बच गई थी, और यह बात अभी भी एक राज था। पर उसे इतना पता चला कि मारिया ने अपने बचे हुए फैमिली और अपनी बेटी और पति की जिंदगी की सलामती के लिए खुद को उस सोहेब के यहाँ हवाले कर दिया। सोहेब जब उससे पूछता है कि वह उसके किस काबिल है, तो वह तो खुद अधमरी है। तो मारिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया। जब उसने गन पॉइंट पर सोहेब को लेकर सभी को अपने हथियार डालने को बोला, तब वह सोहेब को देखकर बोलती है, मैं चाहूं तो एक पल के लिए तुम्हारा सर अभी उड़ा दूं और खुद भी मर जाऊं, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो होगा ना, उसे देखने के लिए तुम रहोगे नहीं मैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, शायद इतना सबूत काफी है मेरा। सोहेब के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपने सारे गुंडे को वहां पर लेकर निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद मारिया को डॉक्टर चेकअप कर उसकी मलहम पट्टी करता है। दोनों आमने सामने बैठते हैं तो सोहेब मारिया से पूछता है, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मारिया बोली, मेरे फैमिली से सिर्फ एक डील की गई थी, तुम्हारे नुकसान चाहे जितनी भी हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। तभी सोहेब वहां पर रखे अपने चाय को पीते हुए, और इसमें मेरा क्या फायदा है, क्योंकि मेरा नुकसान तुम्हारा उस आर्मी कैंप वालों ने और तुम्हारे उसे बाप और तुमने मिलकर बर्बाद किया है। मारिया एक गहरी सांस लेकर, मैं कौन हूं ये बात तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे वह सारे डील क्रैश करूंगी और तुम्हारे हर काम पर मैं स्पॉटेड होगी, चाहे वह किसी भी तरह का काम है, सिर्फ आर्मी कैंप का छोड़कर, क्योंकि वहां पर मुझे हर कोई मरा समझ लिया है और यहाँ मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। ये सुनते ही सोहेब बोलता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि यदि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूं तो तुम वह सब कुछ कर सकती हो जो मेरे ट्रेन बॉडीगार्ड भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब तुम मेरी गुलाम।
वह इतना ही का पाता है कि मारिया थोड़ी तेज आवाज में, जुबान संभाल कर, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, मैं वह शख्सियत हूं जो अपने सामने लोगों को घुटना टेकने पर मजबूर करती हूं। और ना ही तुमने मुझे खरीदा है, मैं यहाँ पर खुद के मर्जी से आई हूँ और खुद के मर्जी से सब कुछ कह रही हूँ। सोहेब इम्प्रेस होते हुए, ठीक है, मेरी अगली कोई भी टीम यदि सरकार से होगी तो उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं रहोगी और मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा। पर यह सिर्फ मेरी डील अकेली की नहीं थी और भी लोगों की थी। हाँ, मैं उसमें सबसे बड़ा हूँ, लेकिन अगर और किसी से तुम्हारे फैमिली को खतरा होता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर एक बात, जिस दिन तुम मेरे इस चंगुल से भागने की कोशिश की उस दिन से तुम्हारी परिवार और तुम्हारी मौत पक्की है। ये बोल आदित्य वीर की तरफ देखता है। तभी अर्जुन बोलता है, तो फिर वह यहाँ क्यों चली आई? आदित्य गहरी सांस लेकर, वह अब अपने जिस बच्चे और पति से को सो दूर थी और उन सभी को भूलने की कोशिश की थी, पर जब से उन्होंने आन्या और अपनी फैमिली को देखा है अब उनका रुकना वहां मुश्किल है। अब वह मर जाना बेहतर पसंद करेगी, लेकिन अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे और इसलिए मैं उनके सपोर्टेड हूँ। और यह बात पूछने की गलती भी मत करना कि मैं क्यों हूँ, क्योंकि वह कौन है मेरी जिंदगी में, यह बात तुम सब अच्छे से जानते हो। और आज मैं इस ताकत पर हूँ कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं। तभी अर्जुन बोलता है, तब वह यहाँ पर आए हैं तो है कहाँ है? पर सभी उसे एकटक घूर करके देखते हैं कि इतना बड़ा आदमी जो अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा जाता देता है, पर दिमाग क्यों नहीं है उसके पास? ये सुन सभी नागवारी में सिर हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं और अर्जुन चिल्लाकर पूछता ही रह जाता है, पर कोई उसे कोई जवाब नहीं देता। वही कॉलेज में सभी इस समय अपने कॉलेज से फ्री हो गए थे। तभी प्रिया बोलती है, आन्या चलना, शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे भी काफी दिन हो गया है, चल थोड़ा मस्ती के साथ साथ मूड भी फ्रेश करते हैं। आन्या बोलती है, नहीं मेरा मूड नहीं है। तभी प्रिया कीर्ति को इशारा करती है तो कीर्ति बोलती है, हाँ दी चलो ना प्लीज। उद्धरण डॉट, फिर क्या था, कीर्ति का इतना रिक्वेस्ट सुन कैसे मना करती। तभी प्रिया को सनाया दिखती है जो वह टैक्सी को पकड़ने जा रही थी। तभी प्रिया आन्या को इशारा करती है तो आन्या बोलती है सनाया। शनाया रुक जाती है तो प्रिया बोलती है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो हम सभी शॉपिंग चले। सनाया एक नजर सभी को देखते हैं। तभी निम्मी बोलती है, हाँ दी प्लीज चलो ना। सनाया कुछ नहीं कहती और उन सभी के साथ चलने के लिए हामी भर देती है, क्योंकि माने या ना माने वह भी इन सभी को एक अपना परिवार समझती थी और इन सभी के साथ उसे टाइम बिताना अच्छा लगता था। पीयूष आज नहीं आया हुआ था। तभी सभी निम्मी और आन्या की गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वही मॉल में लगभग 1 घंटे तक सभी शॉपिंग करते रहे। तभी सनाया को फोन आता है। सनाया फोन रिसीव करती है तो उधर से कुछ बात कर बोलती है, हाँ मैं मॉल में आई हूँ, आप आ जाए। तभी प्रिया बोलती है, कौन है सनाया? सनाया मुस्कुराते हुए कुछ बोलने ही वाली थी, तभी शिवी बोली, जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा। सनाया को जब शिवी की तिखी नजर अपने ऊपर इस तरह से महसूस होती है तो कहीं ना कहीं वह समझ जाती है कि शिवी उसे टॉन्ट कर रही है, क्योंकि उसे इतना तो पता चल गया था कि शिव और शिव दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। लगभग आधे घंटे तक सभी शॉपिंग करते हैं। तभी आन्या जेंट्स रो पर उसकी नजर जाती है तो वह उस एरिया में चली जाती है। वह वहां पर जाते हुए उसे एक काफी खूबसूरत टाई दिखता है तो वह उसे हाथों में उठाकर मुस्कुराते हुए अपने पास रख लेती है। पर कुछ याद आते ही वह फिर से वापस रख देती है। ये सब देख कीर्ति उसके पास जाती है और बोलती है, दी यदि पसंद आ रहा है तो ले लो ना। आन्या बोलती है, यही तो बात है ना कीर्ति, आज मुझे कोई चीज लेने में इतना ही सोचना पड़ रहा है। आज हमारी शादी को लगभग 5 महीना या 6 महीना हो गया है, पर हमारे बीच वह चीज नहीं है जो कभी हुआ करता था। कीर्ति उसे समझते हुए बोलती है, दी अब इतनी ज्यादा तकलीफों को देखते हुए भी आज आप यहाँ पर डटकर खड़ी हैं, ये हर किसी के बस की नहीं है। और रही बात जीजू की, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज आपकी भी गलती है तो कुछ जीजू की, उनकी भी पास्ट में बहुत तकलीफ है। आन्या हंसते हुए बोलती है, वही तो बात है कि मुझे आज तक कुछ नहीं पता कि उसकी पास्ट क्या है। तभी कीर्ति आन्या को देखते हुए, तो दी आपको पता करना चाहिए, आप उनके पास रहोगे, उनके साथ रहोगे, तभी तो आप उनको समझ पाओगे। और इस तरह से उन्हें कब तक आप तकलीफ देना चाहती हैं, और यह बात आपको भी पता है, आप ये तकलीफ उनको नहीं खुद को दे रही हैं। उनसे दूर आप नहीं रह सकती हैं, फिर भी आप ये दूरी बनाकर रख रही हैं। दी इतना भी दूर मत होइए कि कहीं कोई तीसरा उनकी जिंदगी में। वह इतना ही बोल पाती है कि आन्या उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगती है। तभी कीर्ति चुप हो जाती है। कीर्ति भले ही अपनी बातों को अधूरा छोड़ी थी, पर उसे कीर्ति की बात लग गई थी। कहीं ये दूरी आदित्य को किसी तीसरे के पास ना ले जाए। उसे सुधा की बात याद आती है कि कोई भी फैमिली एक पति पत्नी को उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे का प्यार ही एक दूसरे के पास रखता है। अगर ये दूरी दिन पर दिन बढ़ती जाती है तो फिर उसी समय किसी तीसरे का वास होता है। ये सोचते ही आन्या अपने दिल पर हाथ रख लेती है। कीर्ति घबराती हुई, दी प्लीज आप पैनिक मत होइए, यह एक नॉर्मल सी बात है, ये हमारे ऊपर भी लागू हो सकता है, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो।
आन्या खुद को संभालती है और वहीं पर बैठ जाती है और कीर्ति से बोलता है, कीर्ति मैं नॉर्मल होना चाहती हूँ, मैं पहले के जैसे आदित्य से लड़ना चाहती हूँ, झगड़ना चाहती हूँ, मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। पर पता नहीं क्या ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। कीर्ति आन्या का हाथ पकड़ते हुए, दी कुछ नहीं रोक रहा है आपको। बस आप जिस दिन अपने तकलीफों का कसूरवार उन्हें ठहरना बंद कर देंगे, उस दिन आपको खुद ही फ्री महसूस होगा और आप अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। यदि वह आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उन कदमों से अपना मुंह मत मोड़ो। आप उनसे लड़ो, झगड़ो, बात करो, पर उनको खुद से दूर मत करो। ये सुन आन्या कीर्ति को देखने लगती है। तभी शिवी आते हुए कहती है, तू किस पर अपना माथा फोड़ रही है कीर्ति, इसे कुछ नहीं सुनना है अपने घमंड के आगे। ये सुन आन्या उसे घूरने लगती है और उससे बोलती है, पहले तुम मुझे बताओ, सुबह सुबह मुझे इतना लेक्चर क्यों दे रही थी। शिवी मुस्कुराते हुए, वह तो तुम्हें कल सुबह ही पता चलेगा। आन्या आंखें छोटी करती है तो शिवी उसे पढ़कर खींचते हुए ले जाते हुए बोलती है, मुझे इस तरह से घुरो मत, चलो मैं घर वालों के लिए कुछ पसंद किया है, उसे सेलेक्ट करो। आन्या और शिवी दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप का धीरे धीरे एक दूसरे से नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी तकलीफ भुला एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। वही शाम के समय राजवंश विला में इस समय सभी बैठे अपनी चाय पी रहे थे और माया सभी को चाय दे रही थी। उसने अभी भी अपने सिर पर पल्लू रखा था। तभी वह दादी को जैसे ही चाय देने के लिए झुकती है, वैसे ही कमर पर कुछ देख आलोक जी का दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उनके हाथ में जो चाय का कप था वह अचानक कांपने लगता है। तभी अचानक उनके हाथ से चाय का कप छूट जाता है। ये देख सभी हैरानी से आलोक को देखने लगते हैं तो माया को आलोक की नजरों का आभास अपने कमर के एरिया पर महसूस होता है तो वह तुरंत अपने पल्लू को खींच लेकर ढक देती है। पर आलोक एक नजर माया को देख तुरंत वहां से बाहर चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ तो नहीं आता पर वह वहां से निकलकर चले जाते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं, इसे क्या हुआ। पृथ्वी बेफिक्रे से, पापा उसे तो आप जानते हैं ना, उसका कब मूड बदल जाता है कोई नहीं जानता, उसका सिर्फ आदित्य से ही लड़ना चलता है। ये बोल वह चाय पीने लगता है और माया को बोलता है, वैसे माया आपके हाथ का चाय का जवाब नहीं, क्या गजब की चाय बनाती है। ये कहते हुए उनकी नजर जैसे विभा पर जाती है तो एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि विभा उन्हें घूर कर देख रही थी। ये देख माया को हंसी आ जाती है और माया को हंसते देख सभी हंसने लगते हैं और पृथ्वी भी अपनी चाय को छोड़ बोलते हैं, मुझे कुछ काम है, ये बोल वह निकल जाते हैं। वही रात के समय डिनर पर इस समय सभी लोग घर पर आ चुके थे। सिर्फ आसिमा नहीं थी क्योंकि आशिमा प्रकाश जी के लिए घर पर चली गई थी। तभी दादी आलोक से बोलती हैं, आलोक तुम्हें आसिमा बेटी को इस तरह से घर में नहीं रखना चाहिए। आलोक जी कुछ बोलते हैं पर माँ वह इसके आगे कुछ बोल पाते। तभी दादी जी थोड़ा गुस्से में बोली, आलोक लगता है तुम्हें सच में उसकी फिक्र नहीं है। आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये बात तो सच है ना कि आशिमा की शादी हो चुकी है और यह शादी जहां तक मैंने देखा है ना ही वह लड़का तोड़ेगा और नहीं मुझे आशिमा ऐसी लगती है, तो क्यों नहीं तुम उनकी जिंदगी को एक मौका देते हो। आखिर तुमने वीर और कीर्ति को और आदित्य और आन्या को एक मौका दिया है ना। ये सुनते ही सभी आलोक को देखने लगते हैं, आन्या भी आलोक को देखने लगती पर आलोक कुछ कहते नहीं। सभी डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य वीर के साथ स्टडी रूम में चला जाता है तो वहीं आन्या माया के साथ मिलकर किचन का सारा काम करने लगती है और कीर्ति भी उसके साथ उसकी हेल्प करवाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रात के लगभग 10 बज चुके थे और सुधा जी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है क्योंकि उनको एक मेजर ऑपरेशन करना था, इसलिए उनको रुकना पड़ा। उन्होंने आलोक से कह दिया था कि वह घर पर चली जाएंगी तो आलोक को कोई आपत्ति नहीं रहता है। भी सुधा जी बाहर जैसे ही निकलती है तो उन्हें अपनी गाड़ी पंचर दिखती है। ये देख परेशान सी हो जाती है, वह चारों तरफ नजरें दौड़ाती है तो वहां पर कोई नहीं रहता, क्योंकि रात काफी हो जाने से सारे स्टाफ चले गए थे और थी तो सिर्फ नज और कुछ वार्ड बॉय। सुधा टैक्सी बुक करने के लिए अपना फोन निकालती है तभी उन्हें एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह उसे इग्नोर करती है तभी उनके फोन पर एक कॉल आता है, अननोन नंबर देख वह उसे रिसीव करती है। तो उधर से सौरभ बोलता है, गाड़ी में आकर बैठो। ये सुनते ही सुधा गुस्से से उधर देखने लगती है पर वह ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वह जानती थी अगर उसे मना करेंगे तो वह कुछ भी कर सकता है। वह तुरंत जाकर उसे गाड़ी को खोल बैठ जाती है। पूरे रास्ते किसी से कोई बात नहीं होती है। तभी लगभग आधे घंटे बाद सौरभ एक जगह कार रोकता है तो सुधा देखती है तो उसका घर थोड़ी दूर पर ही था। तभी सौरभ सुधा की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें यह नहीं पूछना कि मैं शादी वाले दिन ऐसा क्यों कहा। सुधा कोई जवाब नहीं देती और वह गाड़ी खोलकर बाहर निकलने लगती है। ये देख सौरभ को गुस्सा आ जाता है। वह गाड़ी से निकल सुधा को कार से खींचकर बाहर निकालते हुए उसे लगभग कार से सटाते हुए बोलता है, सुधा तुम ऐसे इतना नॉर्मल कैसे रह सकती हो। यहाँ मेरी जिंदगी में पूरी भूकंप आई हुई है। मेरी जिंदगी के तहस नहीं सी हो गई है। मेरी जिंदगी जो सिर्फ मेरी थी वह किसी और के साथ रहती है। तभी सुधा बात को करेक्ट करते हुए, किसी और के साथ रहती नहीं हूँ, वह मेरे पति है।
ये सब सुनते ही सौरभ को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपना हाथ वही कार पर मारता है, जिससे एक झटका से उसके हाथों में दर्द उभर जाता है और सूजन हो जाती है। ये देख सुधा की आंखें डबडबा जाती है और उनके एक दिल में दर्द हो जाता है। वह उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़कर कहती है कि क्या कर रहे हो सौरभ, चोट लग जाएगी। दर्द हो रहा होगा ना, ये कह वह अपने आंसू भरी आंखों से उसे फूंकने लगती है। सौरभ ये देख मुस्कुरा देता है और बोलता है, आज भी तुम मेरे दर्द से तड़पती हो। सुधा उसके बातों को इग्नोर कर बोली, चलो मैं दवा लगा देती हूँ, नहीं तो काफी ज्यादा दर्द होगा। ये कह उसे खींचने लगती है तो सौरभ बोलता है, इस दर्द का सिर्फ एक दवा है। सुधा देखने लगती है तो सौरभ उसे खींचकर कार से लगा देता है और बिना किसी वार्निंग के सुधा के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लेता है। यह महसूस होते हैं सुधा के आंखों से आंसू गिर जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर देती है। अब ये क्या था, इतने सालों की दूरी थी, प्यार थी या तड़प थी, ये तो वक्त ही बताएगा। वही आदित्य के रूम में आन्या बालकनी में बैठी थी। एक यही तो जगह थी जो उसे सुकून देती थी, घर में तो उसे घुटन सा महसूस होता था। तभी आदित्य अंदर आता है और वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है। वह समझ जाता है कि आन्या बालकनी में है। वह आन्या के पास जाता है तो देखता है आन्या बालकनी के रेलिंग से खड़ी थी और सामने से हवा उसके बालों को लहरा रहे थे। डार्क मैरून कलर की उसका नाइट सूट जो कि सिल्क था, वह उसके पूरे शरीर पर हवा की वजह से चिपक जा रहा था, जिससे उसकी शरीर की बनावट काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और आदित्य को अट्रैक्ट भी कर रही थी। आदित्य जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। यह महसूस होते ही आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह वहां से जाने लगती है। तभी आदित्य गुस्से में उसकी कलाई को पकड़कर उसे इस रेलिंग से टिकाकर अपनी तरफ मोड़ देता है और उसके आंखों में देखने लगता है। आन्या अपनी नजर फेर लेती है तो आदित्य उसका चेहरे को जबरदस्ती पकड़ अपनी तरफ करके बोलता है, जब मैं देखूं और जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे ऊपर होने चाहिए। आन्या उसकी इतनी भारी आवाज सुनकर डर से सिहर जाती है। वह उसकी तरफ देखने लगती है। तभी आदित्य आन्या की आंखों में देखते हुए, आन्या तुम्हें अपने पास से आगे बढ़ना होगा और यह मुझे नहीं पता क्योंकि कि तुम कैसे करोगी, ये तुम खुद डिसाइड करोगी। पर मैं तुम्हारा पति हूं और मेरी भी कुछ जरूरत है और मेरा भी हक है तुम्हारे ऊपर, और तुम कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? आखिर कब तक? आन्या आन्या फिर से अपना चेहरा हटाने लगती है तो आदित्य उसके चेहरे पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, पर अब नहीं, बहुत समय तुम्हें दे दिया और उसका तुमने फायदा उठा लिया। अब अगर तुम्हें नाराज ही होना है तो पूरे तरीके से नाराज हो। और फिर मन में बोलता है, बहुत समय दे दिया तुम्हें, तुम खुद उस गम से निकलना ही नहीं चाहती हो, अब इसके लिए मुझे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट अप करना ही होगा। ये सोच आन्या के बालों को पकड़ अपने पास खींचता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है पर वह कुछ सोच उसे दूर लगती है, पर आदित्य उसे नहीं छोड़ता। वह वैसे ही उसके बालों पर पकड़ बनाते हुए अपने होठों से उसके होठों को कैच किया उसे किस करता रहता है और ना ही उसे छोड़ता है। वह आन्या को दोनों हाथों के कमर से पकड़ रेलिंग से टिकाकर डीप किस करने लगता है। जब आन्या को सांस लेने में तकलीफ होती है तब आदित्य उसे छोड़ता है। आन्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है, तभी आदित्य उसे जबरदस्ती उठाकर जाकर बिस्तर पर पटक देता है। आन्या के मुंह से आह निकल जाती है। तभी आदित्य बोलता है, इस आवाज को कंट्रोल करो क्योंकि तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। ये सुनते ही आन्या की आंखें चौड़ी हो जाती है। आदित्य अपने शर्ट को निकालता है तो आन्या गुस्से में, आदि प्लीज, आप ये सब मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। आदित्य बोलता है, प्रॉमिस भी एक लिमिट तक होता है, तुम्हारे इस प्रॉमिस के चक्कर में मुझे बुढ़ा नहीं होना है। ये अपने शर्ट को फेंक आन्या के ऊपर आता है तो आन्या एक जोर सा थप्पड़ आदित्य के गाल पर जड़ देती है, जिससे आदित्य अपना चेहरा एक तरफ झुका देता है। अगले ही पल वह आन्या के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। जब आन्या को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वह उठता है, तभी फिर आन्या फिर एक थप्पड़ आदित्य के दूसरे गाल पर लगाती है। आदित्य फिर से उसके होठों को अपने होठों के अंदर ले लेता है और ऐसे ही सिलसिला लगभग 1 से 2 घंटे तक चला। आन्या उसे थप्पड़ मारती है। आदित्य उतना की किस करता, ऐसे ही करते करते ना जाने कब दोनों ही एक दूसरे के आगोश में एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही सो जाते हैं। शायद आन्या को आज कीर्ति की बातों का कुछ फर्क पड़ा था। वही आदित्य अब हर हाल में आन्या को नॉर्मल करना चाहता था, इसलिए उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, एक छोटी सी शुरुआत की थी अपना हक जताकर। इस बात से बेखबर के आने वाले समय में हर किसी की जिंदगी उल्टने पलटने वाली है। अगली सुबह वीर के कमरे में सुबह के 8 बजे बज गए थे। कीर्त अभी भी सोई हुई थी। तभी धीरे धीरे कीर्ति को अपने चेहरे पर धूप का आभास होता है। वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो उसे महसूस होता है कि उसे काफी लेट हो गया है, तो वह झट से अपनी आंखें खोल सामने घड़ी को देखती है तो इस समय सुबह के 7 बज रहे थे। ये देख वह और घबरा कर उठकर बैठ जाती है, पर अगले ही पल उसे उसकी नजर अपने बगल में लेटे वीर पर पड़ जाती है, जो अपने सिर पर अपने हाथ को टिकाए एकटक कीर्ति को ही देख रहा था।
ये देख कीर्ति वीर से गुस्से में बोली, उठाया क्यों नहीं आपने मुझे? दादी क्या सोचेगी मेरे बारे में? वीर सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। तभी वीर बोलता है, तो क्या हुआ? दादी ये बात अच्छे से जानती है कि हम दोनों नए कपल हैं, तो भाई देर तो होगा ही। ये सुन कीर्ति की आंखें बड़ी हो जाती है और गुस्से में अपना हाथ जैसे ही वीर के सीने पर मारने जाती है। उसे कुछ आभास होता है और वीर के नजरों को अपने बॉडी पर महसूस करती है, और जैसे ही वह वीर के नजरों का पीछा करती है तो देखती है वीर उसके खुले हुए शर्ट को देख रहा है, जिस पर ऊपर के 2-3 बटन खुलने की वजह से उसकी ऊपर की बॉडी रिवील हो रही थी। कीर्ति तुरंत कितनी कंबल से अपने आप को ढकने लगती है। वीर इस तरह कीर्ति को देख उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है, वह उसे अपने पास खींच लेता है। वीर इस समय शर्टलेस था, जिसके वजह से कीर्ति उसके ऊपर गिर जाती है। वह शर्म से अपनी आंखें झुका उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। तो वीर उसके कमर में हाथ डाल उसे और भी ज्यादा मजबूती से अपने ऊपर खींचकर उसके चेहरे को ऊपर कर बोलता है, क्या हुआ, सिर्फ नजरों से इतनी शर्म? इन नजरों ने न जाने क्या कुछ देखा है। ये बोल उसके कान को चूम लेता है, जिससे कीर्ति सिहर जाती है। तभी वीर कीर्ति के गर्दन में अपना चेहरा छुपा सरगोशी से बोला, और उन हर बॉडी को मैंने महसूस किया है। कीर्ति को वीर का ऐसा बोलना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अंदर ही अंदर शर्म से डूबी जा रही थी। वह वीर के होठों पर अपने हाथ रख देती है और ना में सिर हिलाती है, तो वीर उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देख कीर्ति हड़बड़ाकर बोलती है, वीर आप, हमें काफी लेट हो चुका है, हमें जाने दीजिए। वीर उसके गाल पर हाथ से सहलाते हुए, ये हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है कीर्ति, और हम तो 1 घंटा और सो सकते हैं। कीर्ति ना में सर हिलाती है और लगभग रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे काफी दर्द हो रहा है, पर वीर उसकी बातों को टोटल इग्नोर कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ये देखकर कीर्ति की आंखें बड़ी हो जाती है, पर कुछ ही देर में वह उसके प्यार के सरगोश में बह जाती है। और थोड़ी ही देर बाद कीर्ति की शर्ट बाहर गिरी होती है और दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। वही आदित्य के रूम में कीर्ति वॉशरूम से आकर इस समय अपनी साड़ी की पल्लू बना रही थी और उसे कंधे पर टक करती है। उसे साड़ी पहनना अब आ चुका था। वह आज कॉलेज नहीं जाने वाली थी, क्योंकि आलोक जी उसे कपूर हाउस बुलाया था, और कीर्ति के पग फेरे की रस्म के लिए भी। आन्या साड़ी को अच्छे से पहनते हुए वह अपनी मांग में सिंदूर भरने जाती है। फिर कुछ सोचकर वह सिंदूर को ऐसे लगाती है जिससे वह ज्यादा विजिबल ना हो। उसे आदित्य की बात याद आ जाती है, जो वह उसे शो नहीं होने देना चाहता था कि उसकी शादी हुई है। वही आन्या हाथों में चूड़ियां पहनती है और एक हाथ में घड़ी लगाती है। ये सब आदित्य बिस्तर पर लेटे लेटे आन्या को न जाने कब से निहार रहा था। आज वह जिम नहीं गया था और बिस्तर पर ही सोया हुआ था। उसके सोए होने की वजह से जब आन्या 7 बजे के लगभग उठ जाती थी, वह आदित्य को अपने पास देख हैरान हो जाती है, क्योंकि आदित्य उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़े सो रहा था। आन्या खुद को छुड़ाकर बाथरूम में जाती है, पर बाहर उसकी चूड़ियां खनक रही थी, जिससे आदित्य की नींद खुल जाती है। आन्या साड़ी पहनने के लिए अपने प्लेट को अपने कमर में टक करती है, तभी आदित्य की नजर उसके गोरे पतले कमर से होते हुए पेट पर जाती है और उसे फिर से वो पल याद आने लगता है जब डॉक्टर ने उसके बच्चे के बारे में यह बात कही थी। ये सोचते सोचते ही आदित्य को सफोकेशन होने लगता है और घबराहट से एक झटके में उठता है और बालकनी में चला जाता है। आदित्य को इस तरह अचानक उठते और जाते देख आन्या सोचने लगी, इन्हें क्या हुआ, पर फिर इग्नोर कर चुपचाप नीचे चली जाती है। वही आदित्य बालकनी में जाकर वहां खड़ा हो जाता है। सुबह की हवा और थोड़ी थोड़ी धूप बालकनी में आ रही थी। तभी आदित्य वहीं पर रख एक दराज को खोल वहां से सिगरेट को खोल निकालता है और अपने मुंह में रख उसे पीने लगता है। आदित्य ज्यादा नशा नहीं करता था, ज्यादा टेंशन होने से वजह या फिर किसी क्लाइंट में मीटिंग के समय ही शराब पीता था। पर आज उसके अंदर उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी। जब से आन्या ने उसे सिगरेट पीने को मना किया था, वह सिगरेट नहीं पीता था, पर आज उसे उसकी तलब लग रही थी। वह लगातार न जाने कितनी सिगरेट फूंक चुका था। तभी उसके रूम में अर्जुन आता है। अर्जुन आज आदित्य को जिम में न देखकर आन्या से पूछता है, तो आन्या उसे बताती है कि वह अपने कमरे में है। ये देख अर्जुन जैसे ही आदित्य के कमरे में जाता है तो उसे सिगरेट की स्मेल आती है। वह बालकनी में जैसे ही जाता है तो आदित्य को सिगरेट पीते देख वह हैरान होता है। अर्जुन, आदित्य क्या हुआ? आदित्य, नथिंग। अर्जुन उसके हाथ से सिगरेट ली और अपने मुंह में रख लेता है और एक सिगरेट का कस ले उसे नीचे फेंक पैर से मसल बोला, हुआ क्या है आदित्य, और प्लीज यह मत बोलना कि कोई बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे का पसीना बता रहा है कि तुम काफी डीपली टेंशन में हो। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। तभी आदित्य अपने आप को नॉर्मल कर अर्जुन के सिर पर मार बोला, कौन कहता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम तो चेहरा देखकर सामने वाले को बता देते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये बोल वह उस बात को इग्नोर कर अंदर चला जाता है। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तेज से चिल्लाकर बोलता है, तुमने अभी मेरी तारीफ की या बेइज्जती? बस जरा ये तो बता दो। अगर तारीफ की है तब तो तुम बच गए, लेकिन यदि तुमने मेरी बेइज्जती की है तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तभी आदित्य बोलता है, तुम्हारे पास खुद दिमाग है, पता कर लो कि तुम्हारी बेइज्जती है या तारीफ। ये सुनते ही अर्जुन गुस्से में उसके पीछे जाता है। तब तक आदित्य वॉशरूम में जा चुका था और अर्जुन खिसियाते हुए, तुझे और उस वीर सभी से मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। तुम लोगों ने तो मेरे दिमाग को एकदम से डमरू समझ कर रखा है, जो आता है बस बजा कर चला जाता है। वही लगभग 1 घंटे बाद कीर्ति घबराते हुए नीचे आती है और दादी से जाकर सॉरी बोलती है। दादी प्लीज, आज उठने में लेट हो गया। आई एम सो सॉरी। तभी विभा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी अब दोनों की नई नई शादी हुई है, हम समझते हैं, इतना नहीं सोचते हैं। ये सुनते हैं कीर्ति शर्मा सी जाती है। तभी आन्या किचन से चाय लेकर आते हुए बोलती है, दुल्हन तो शर्मा रही है। ये सुनते ही कीर्ति अपना चेहरा अपने हाथों में भर लेती है। तभी विभा बोलती है, बेटा आप जाकर नाश्ता करिए, उसके बाद आप सभी को कपूर हाउस भी जाना है। कीर्ति हाँ मैं सिर देती है। तभी पृथ्वी जी बोलते हैं, वैसे आलोक ने तो मुझे बताया था कि वह किस लिए इन सभी को बुला रहा है, कौन कौन साथ में जाएगा। तभी विभा बोलती है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और रही बात बच्चे चले जाते हैं और कीर्ति का आज पग फेरा है और घर में किसी बड़े का जाना जरूरी है, तो मैं सोच रही थी यदि माया उन सभी के साथ चली जाए तो कुछ शगुन का सामान है। माया हकलाते हुए, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो इस घर की सिर्फ एक नौकर हूँ। तभी विभा उसे डांटते हुए, यू आज तो कह दिया, आगे से मत कहना। हमने तुम्हें अपनी एक फैमिली माना है और तुम खुद को इस घर की नौकर बोल रही हो। तुम इस घर की सदस्य हो। क्या कीर्ति तुम्हारी बेटी जैसी नहीं है। ये सुनते ही माया की नजर कीर्ति और आन्या पर जाती है। माया के न जाने क्यों हाथ कांपने लगते हैं, पर फिर भी वह हाँ में सिर हिला देती है। पर पृथ्वी की नजरों से उसका कांपना छुपता नहीं, वह टेढ़ी नजरों से सिर्फ माया को ही देख रहे थे और उसके कांपते हुए हाथों को। तो वही विभा की भी टेढ़ी नजर पृथ्वी पर थी। पृथ्वी की नजर जैसे ही विभा पर जाती है जो उसे ही घूर रही थी, पृथ्वी तुरंत सकपकाकर अपनी नजर दूसरी तरफ फेर लेते हैं और मन में बोलते हैं, सही कहते हैं लोग, औरत की जात न जाने कितने कितने रंग होते हैं। उनको तो यदि किसी को मारना हो तो उनकी सिर्फ आंखें ही काफी है। कुछ देर में घर से आन्या, कीर्ति और माया कुछ शगुन का सामान लेकर जो राजवंश परिवार कपूर फैमिली को देना चाहता था वह सभी लेकर वह निकल जाते हैं। पग फेरे के बाद दादी ने वीर को कीर्ति को लाने के लिए बोला था और आज शाम का डिनर कपूर हाउस ही होने वाला था। इस बीच माया का कीर्ति और आन्या शिवी तीनों से ही काफी अच्छा बॉन्ड हो गया था। न जाने क्यों आन्या को माया से एक अलग ही फीलिंग आती थी। माया उसे एक माँ की तरह उसे हर चीज उसको सिखाती थी, और जब आन्या पूछती कि आप इतने अच्छे से कैसे रिश्ते को निभाना जानती हैं, तो माया उदास होकर बोली कि उसने तो रिश्ता निभाया ही नहीं जिससे उसका सब कुछ छीन गया। बस वह कोशिश करती है कि सामने वाला को वह गलती करने से रोके जो कभी उसने किया था। शिवी शाम को वीर के साथ आने का बोल वह वहीं पर रुक जाती है विभा जी की हेल्प करने के लिए। सभी राजवंश फैमिली हॉल में बैठे हुए थे। तभी विभा अपने सिर पर हाथ रखते हुए, अरे माँ मुझसे तो एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दादी उन्हें देखने लगती है तो विभा बोलती है, मैं आसिमा के लिए तो वह सेट लाई ही नहीं जो खरीदी थी। तभी दादी बोलती है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जिस पर दे दिया जाएगा। तभी विभा कहती है, नहीं माँ, वहां पर हर किसी के लिए हमने गिफ्ट भेजा है, और यदि हम आशिमा को कुछ स्पेशल नहीं भेजेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तभी पृथ्वी जी बोलते हैं, तो क्या हुआ, कहाँ से लाना है, आप हमको बता दीजिए। तभी दादी बोलती है, बेटा वह ज्वेलर्स से हमने आशिमा के लिए ज्वेलरी बनवाया था, उसी को लाना है। तभी शिवी भी बोलती है, मैं पापा के साथ चली जाती हूँ। दादी बोलती है, हाँ चले जाओ। ये सुन शिवी पृथ्वी का हाथ पकड़ बाहर निकल जाती है। वह सभी एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचते हैं जहां पर बड़े अक्षरों में श्री ज्वेलर्स लिखा था। देखने में ही वह ज्वेलर्स काफी ऊंचा और बड़ा था। तभी पृथ्वी को एक कॉल आता है। पृथ्वी उसे कॉल को देखकर बोलते हैं, बेटा कुछ अर्जेंट है, ये बोल वह अपने कान पर फोन लगा कुछ बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद वह शिवी के पास आते हुए बोलते हैं, शिवी बेटा मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, कुछ जरूरी है बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहाँ से ज्वेलरी लेकर चले जाना। शिवी हाँ में सिर हिला देती है और बोलती है, ओके ठीक है। ये बोल वह ज्वेलरी शॉप के अंदर चली जाती है। वही पृथ्वी जी वहां से निकल जाते हैं। शिवी जैसे ही वहां पर पहुंचती है चारों तरफ एक बार नजर दौड़ना देखती है तो काफी खूबसूरत और बड़ा और महंगा दुकान था। वह सब कुछ आंखों में समाने लगती है। वह अभी कुछ ही समय से राजवंश विला में रहने लगी थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। पर वह इतने साल तक ऐसी चीजों से दूर थी क्योंकि वह जिस जगह पर रहती थी, जिन लोगों के प्रोटेक्शन में रहती थी, उसे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वहीं पर रखे सभी ज्वेलरी जो कांच के बड़े बड़े शीशे के अंदर थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, वह उस पर हाथ फेरने लगती है और महसूस कर रही थी। तभी वह ज्वेलरी के मैनेजर के पास जाते हुए बोलती है, सर हम यहाँ पर ज्वेलरी को लेने के लिए आए हुए हैं। उसका इतना बोलना था कि सभी उसे ऊपर से नीचे देखने लगते हैं, क्योंकि शिवी ने एक नॉर्मल सा कपड़ा पहना हुआ था। शिवी को कुछ अजीब लगता है।
वह सभी को सामने देखती है तो वह अपने आवाज में कठोरपन लाते हुए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मैनेजर कुछ नहीं बोलता और उसे आगे चलने के लिए बोलता है। वह वहां जाकर ज्वेलरी को देखने लगती है, तभी उसे शोमेज जो कि कांच के बने थे उस पर एक बड़े से बॉक्स को ओपन करके रखा गया था, जिसमें एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड लगाकर गले का हार बनवाया गया था। शिवी अपने मोबाइल में ज्वेलरी को देखने लगती है तो वह बोलती है, हाँ माँ ने तो यही बताया था। ये बोल उस हार को छूकर अपने पास लेकर देखती है और उस ज्वेलरी को देखकर बोलती है, यह जरूर मेरी है और मैं इसे ले जा रही हूँ। ये बोल वहां पर एक पर्ची रखती है जो कि शायद वहां का ही रसीद था। उसके बाद वह वहां से जाने लगती है। तभी वह उसे लड़की को जो वहां पर खड़ी सभी को ज्वेलरी दिखा रही थी उससे बोली, मैं इसे लेकर जा रही हूँ, अपने मैनेजर को बता देना। वह जैसे ही जाने लगती है वह देखती है कुछ लोग वहां पर आकर खड़े हो गए हैं। ये देख उसे कुछ अजीब लगता है। तभी वहां पर एक लड़की ऊंची सैंडल पहले टक टक की आवाज करते हुए वहां पर शिवी के सामने खड़ी हो जाती है। उस लड़की का नाम रश्मिका था। वह वहां की डायरेक्टर थी। वह जाकर शिवी के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगाती है जिससे शिवी का गाल पूरा झंझना जाता है। तभी वह उसके हाथ से उस बॉक्स को खींचते हुए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस ज्वेलरी बॉक्स को छूने की? ये तो दिन दहाड़े ही चोरी कर रही है। शक्ल भी अच्छी है, अपनी औकात के बाहर का काम कर रही हो। तुमने अभी जिसका सामान छुआ है अगर उसकी डिलीवरी हम सही समय पर नहीं करेंगे तो हमारी पूरी दुकान खतरे में आ जाएगी और तुम पागल यहाँ पर आकर सीधे उसे उठाकर ले जा रही हो। इसकी कीमत 10 लाख है। ये सुनते ही शिवी के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए बोलती है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं राजवंश फैमिली से हूँ। उसकी यह बात सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिवी को वहां पर अपनी काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसे वहां पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी रश्मिका बोलती है, अच्छा तो अभी तुमने कहा कि तुम राजवंश फैमिली से हो तो कौन हो तुम? शिवी गुस्से में अपनी आंसू पूछते हुए, मैं उनके घर की इकलौती बेटी हूँ। ये सुनते ही रश्मिका गुस्से में शिवी के गाल पर एक थप्पड़ और लगा देती है। जो इन सब चीजों के लिए राजी हो रही थी, उसके हाथ गुस्से में कपकपा उठते हैं। ऐसा नहीं था कि वह कमजोर थी, लेकिन वह इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थी। तभी रश्मिका हंसते हुए, तुम्हें हम यहाँ पागल नजर आते हैं? हमें अच्छे से पता है कि राजवंश फैमिली में कोई लड़की नहीं है, क्योंकि हमारे पिता का आना जाना वहां पर है। ये सब मैं तुम्हारी मनगढ़ंत बातों को समझने के लिए बात कह रही हूँ, और रही बात उनके घर की बेटी की तो वह बहुत पहले ही मर चुकी है। आए ये सुनते ही शिवी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसके दिल में एक दर्द होता है। आज उसकी राजवंश फैमिली से कोई पहचान नहीं थी, आज उसे सब एक नॉर्मल लड़की कोई और ही समझ रहे थे। तभी रश्मिका बोलती है, मैनेजर तुरंत के तुरंत अभी एसीपी को फोन लगाओ, बोलो श्री ज्वेलर्स में एक दिन दहाड़े चोर घुस आया है और मुझे उसे लॉकअप में देखना है। ये सुनते ही शिवी की मुट्ठियां आपस में कस जाती है।